हेलो दोस्तों, युवराज एकेडमी के इस CSS यानी कास्केडिंग स्टाइल शीट के क्रैश कोर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एग्जाम्पल के साथ में CSS की छोटी से छोटी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं और मेरा मेन मोटिव है कि इस वीडियो के जब हम एंड में पहुंचे तो आपको CSS की अच्छी खासी जानकारी हो जाए। अगर आप CSS के बारे में बिल्कुल नहीं जानते तो समझिए कि आज बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हो आप, और ये जो वीडियो है सिर्फ आपके लिए बना है। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी दबा देना। चलिए अपने कोर्स की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने CSS के इंट्रोडक्शन के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, CSS इज स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट एंड यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट, और CSS डिस्क्राइब हाउ HTML एलिमेंट और डॉक्यूमेंट विल बी डिस्प्लेड। अगर मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बताऊं कि जो CSS होती है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, और इसका काम होता है कि HTML एलिमेंट और डॉक्यूमेंट को सुंदरता प्रदान करे। लगता है थोड़ा ज़्यादा हिंदी में हो गया है, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। जो ये CSS जो काम करता है उसको मैं, अगर आप एक स्लाइड मैंने बना रखी है उसको अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये जो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख रहे हो, ये पावर ऑफ CSS के बारे में अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पर आप लेफ्ट में देख रहे हो, ये जो मेरा पेज है ये है मेरा विद CSS, और ये जो पेज है मेरा, ये मेरा विदाउट CSS है। देख रहे हो, तो CSS को अप्लाई करके हम लोग पेज की कायाकल्प कर सकते हैं, उसको बहुत सुंदर बना सकते हैं, UI उसका अच्छा बन सकता है ताकि यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा हो और हमारे पेज का इंगेजमेंट बढ़े। चलिए अपने अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारी वाई CSS, यानी CSS को क्यों यूज़ करें। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स मैंने यहाँ मेंशन किए हुए हैं। अगर आप पहला पॉइंट देखें तो वो कहता है कि इजी टू इम्प्लीमेंट। इसका मतलब ये है कि CSS को वेब पेज में लिखना या इम्प्लीमेंट करना बहुत आसान है, क्योंकि इसका जो सिंटैक्स है या लिखने की जो विधि है वो बहुत ही आसान है और उसको याद रखना भी उतना ही आसान। दूसरा पॉइंट जो है वो है हमारा ब्यूटिफिकेशन के बारे में, यानी कि जो कास्केडिंग स्टाइल शीट है यानी CSS है, HTML पेजेस को ब्यूटी प्रदान करती है, जिससे मैंने आपको इससे पुराने वाली स्लाइड में दिखाया था जो कि हमारी CSS पावर की स्लाइड थी। अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो वो है हमारा टाइम सेविंग, और आज के टाइम में तो एक कहावत भी है कि टाइम इज़ मनी। थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ेंगे ताकि वीडियो बोरिंग ना हो। टाइम सेविंग को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो वो ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज़ करिए आपके पास एक वेबसाइट है या आपकी कोई वेबसाइट है और उसमें कुछ पेजेस में आप सेम CSS प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करना चाहते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उस केस में आप एक CSS की सिंगल फाइल बना सकते हो और उन सभी पेजेस पे उस फाइल को इंक्लूड कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जितनी भी आपकी CSS जो आप सारे पेजेस में दिखाना चाहते हो वो सब में इंक्लूड हो जाएगी और आपका अच्छा खासा टाइम बच जाएगा। इसलिए इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, क्योंकि टाइम मनी है आज के टाइम में। और लास्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो कहता है कि सर्च इंजन फ्रेंडली, यानी कि जो हमारा सर्च इंजन है वो CSS के कोड को बिना किसी दुविधा के या बिना किसी हडल के आराम से पढ़ लेता है। उसे कोई भी रुकावट नहीं होती या दिक्कत नहीं होती, क्योंकि CSS का सिंटैक्स है ही इतना आसान जो कि हम लोग आराम से पढ़ लिख और समझ सकते हैं। दोस्तों, मैं मानता हूँ कि वीडियो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है और थ्योरी पार्ट जो है वो भी थोड़ा बोरिंग ही माना जाता है, लेकिन अगर हमें CSS को समझना है, पढ़ना है, तो हमें थोड़ा सा ये थ्योरी पार्ट का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, मैं आपसे गुजारिश करूंगा तो प्लीज़ कि आप इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो को एंड तक देखना। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों को CSS की कोई भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम नहीं रहेगी इस वीडियो को देखने के बाद में। जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड है वो बताती है हमें सिंटैक्स के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। CSS के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो बेसिकली सिंटैक्स जो होता है CSS का, वो दो चीज़ें कवर करता है। एक होता है हमारा सेलेक्टर, एक होता है डिक्लेरेशन। सेलेक्टर हमारा जो होता है वो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे आपका, ये मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा, अभी आप पजल ना होना। इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं, डिव हो गया आपका, या आपका पैरा टैग हो गया, इमेज टैग हो गया। डोंट वरी, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो मैं आने इस वीडियो में सब कुछ कवर करूँगा, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिलेक्टर पे हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, उसमें ये दो चीज़ें होती हैं। हमारी एक प्रॉपर्टी होती है और उसकी वैल्यू होती है। जैसे मैंने यहाँ पर क्या किया, H1 टैग है मेरा, उसमें हमने कलर दे दिया ब्लैक और फॉन्ट साइज दे दिया उसको 12 पिक्सल। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब ये जो स्लाइड है वो हमें ये बताती है कि जो हमारी CSS है
उसमें हम लोग कितने तरीके से पेज में इंक्लूड कर सकते हैं। इसके 3 तरीके होते हैं, एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन सीएसएस। मैं सबका आपको ये थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी पार्ट दिखा रहा हूँ, सारी जो स्लाइड्स हैं वो आपको बता रहा हूँ कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैं इनको रोल आउट करता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसमें, हम सीधे फिर प्रैक्टिकल की तरफ चलेंगे। अगला जो स्लाइड है वो है हमारा कमेंट, कि हम लोग सीएसएस में कमेंट कैसे देते हैं, सिंगल लाइन कमेंट या मल्टी लाइन कमेंट। अगली जो है हमारी स्लाइड है वो है सीएसएस बैकग्राउंड के बारे में, कि कैसे हम लोग बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, इमेजेस है, बैकग्राउंड रिपीट हो गया, अटैचमेंट होगी, पोजीशन हो गई। आगे चलते हैं, अगली स्लाइड है हमारी सीएसएस बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर हम लोग किस तरीके से दे सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ कैसे दे सकते हैं, बॉर्डर का कलर क्या हो सकता है, वो हम लोग सब सीखेंगे। राउंडेड बॉर्डर हम कैसे बना सकते हैं आगे हम इस वीडियो में जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड है वो मार्जिन के बारे में बताती है कि हमें किसी भी एलिमेंट को कितना मार्जिन देना है। मार्जिन मीन्स स्पेसिंग देनी है, टॉप से या राइट से या बॉटम से या लेफ्ट से, और उसका शॉर्ट हैंड भी होता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सीएसएस पैडिंग, जो हमारी पैडिंग है वो भी एक स्पेसिंग का काम करती है। वो कैसे काम करती है इस वाले स्लाइड में आपको पता लगेगा कि ये एक बॉक्स मॉडल होता है। ये जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं अगर उनमें हम लोग सीएसएस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं तो इस मॉडल का ही प्रोसेस वाइज फॉलो होता है। ठीक है, अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं तो मार्जिन सबसे पहले आता है, फिर बॉर्डर आता है, पैडिंग उसके अंदर और कंटेंट सबसे अंदर। डोंट वरी, सब कुछ डिस्कस करेंगे डिटेल में आगे जो हमारा टाइम आने वाला है। सीएसएस टैक्स रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, कलर हो गया, उसकी अलाइनमेंट होगी, डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, सब हम लोग डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं, हमारा सीएसएस आइकन्स मीन्स हम फ़ॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी होती है, डोंट वरी मैं इसको बताऊंगा। फ़ॉन्ट ऑसम एक लाइब्रेरी होती है जिसको हम इंक्लूड करके इस तरीके की आकृतियां बना सकते हैं, इस तरीके की इमेजेस को हम अपने वेब पेज में सुंदर बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है सीएसएस लिंक्स मीन्स हम लिंक्स जो होते हैं उनको भी हम लोग ब्यूटीफाई कर सकते हैं। लिंक कलर वाइज विजिटेड लिंक्स, जो किसी लिंक पे हमने क्लिक कर दिया है और क्लिक करने के बाद कोई बंदा दूसरे पेज पर चला गया है और विजिटेड लिंक का हम कलर चेंज कर सकते हैं। होवर पे कलर चेंज हो सकता है। एक्टिव है कोई कलर, उस पर भी उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं, या एक्टिव है कोई लिंक, उसका कलर हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी लिस्ट के बारे में। जैसे हम कोई लिस्टिंग एलिमेंट्स होते हैं हमारे, जैसे मान लीजिए हमें 10 आइटम्स दिखाने हैं तो उनके आगे हम लोग 1 2 3 4 5 मैनुअली ना लिख करके लिस्टिंग के थ्रू हम लोग उनको लिख सकते हैं। मैं इनको बताऊंगा। ऑर्डर लिस्ट होती है हमारे पास और एक अनऑर्डर लिस्ट होती है। जैसे आपने कभी देखा होगा बुलेट वाइज हमारे पास लिस्टिंग होती है, 1 2 3 4 बुलेट्स उसके लेफ्ट में लिखे होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। ये हमारी सीएसएस टेबल जो होती है हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है 2D डायमेंशन। अगर मैं डेटा दिखाना हो, जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने एक टेबल बना रखी है जिसमें हमारे पास 3 कॉलम है, रोल नंबर है, नेम है, टीम है, और टेबल टैग का कैसे यूज़ करके सीएसएस वाइज हम उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे ये हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगला है सीएसएस डिस्प्ले की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर अगर आप मैं इसको दिखाऊँ उसकी डेफिनेशन, डिस्प्ले प्रॉपर्टी विल स्पेसिफाई एलिमेंट विल बी डिस्प्लेड और नॉट। मतलब जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करती है, वो ये डिफाइन करती है कि जो हमारा एलिमेंट है वो दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है, या डिस्प्ले होगा या नहीं डिस्प्ले होगा पूरे वेब पेज में। मैक्स विड्थ क्या करती है, मैक्स विड्थ प्रॉपर्टी विल बाउंड द विड्थ ऑफ एलिमेंट बेस्ड ऑन द गिवन वैल्यू। मीन्स अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कंटेनर है, कंटेनर की विड्थ 100 पिक्सल है, तो अगर हम उसमें मैक्सिमम विड्थ 100 पिक्सल दे देंगे तो उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा होगी ही नहीं, ठीक है। मैक्सिमम विड्थ उसकी 100 पिक्सल तक ही जाएगी। आगे चलते हैं, अगली साइड है पोजीशन। ये तो सबसे भैया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है पूरी सीएसएस में। सबसे इंपॉर्टेंट तो मुझे पोजीशन ही लगती है। अगर पोजीशन का खेल आप समझ गए तो समझ लीजिए 40 से 50% सीएसएस आप सीख गए, क्योंकि किसी भी पेज को ब्यूटीफाई करने में पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी 5 प्रॉपर्टीज होती हैं, इनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जेड इंडेक्स। ये भी एक बहुत अच्छा हमारा सीएसएस का जो एक पॉइंट है। इसमें हम लोग 3D वाइज जो होता है हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं उनको बैक टू फ्रंट, बैक टू मींस फॉरवर्ड और बैकवर्ड ला सकते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट एलिमेंट इधर है, सेकंड बीच में आ गया, थर्ड वाला पहले आ गया। ये जेड इंडेक्स की मदद से हम लोग आराम से कर सकते हैं। अगली है सीएसएस ओवरफ्लो मींस किसी भी चीज़ को किसी बॉक्स से बाहर दिखा देना। अगर मान लीजिए कंटेंट मेरा ज़्यादा हो गया तो वो ओवरलैप हो जाएगा। ओवरलैप की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो यहाँ पर दिख रही हैं आपको, विजिबल है, हिडन है, स्क्रॉल है, ऑटो है, सब डिस्कस करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना। और जो मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सीएसएस फ्लोट प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। इससे आप किसी भी एलिमेंट को उसकी पोजीशन दे सकते हैं, या तो उसको लेफ्ट में रख सकते हो, राइट में रख सकते हो। फ्लोट नन की प्रॉपर्टी बाय डिफ़ॉल्ट होती है। एक क्लियर है, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये भी हम लोग इसमें सीखेंगे।
अलाइन आइटम्स मीन्स हम किसी भी जो एलिमेंट्स हैं, सॉरी अलाइन एलिमेंट्स, हम किसी भी एलिमेंट को आराम से या बिना किसी रुकावट के कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। मार्जिन 0 ऑटो दे के उसको सेंटर में ला सकते हैं, टेक्स्ट अलाइन दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ टेस्ट नहीं होगा, टेक्स्ट होगा, ये थोड़ा सा यहाँ पे मिस स्पेल हो गया। टेक्स्ट अलाइन हो गया मीन्स हम टेक्स्ट, जो भी हमारे पास टेक्स्ट है उसको लेफ्ट में अलाइन करना है, राइट में अलाइन करना है या सेंटर में अलाइन करना है, हम आराम से इस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो पोजीशन का यूज़ भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट की पोजीशन को चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके अलाइनमेंट को डिफ़र करने के लिए। अगला है सूडो क्लासेस। जैसे हमारे पास होवर होता है, फर्स्ट चाइल्ड हो गया, nth चाइल्ड हो गया, एक्टिव हो गया। होवर का मतलब ये होता है कि ये जो आपका माउस है, मान लीजिए मैं इस होवर पे लेकर जाता हूँ तो उसका कलर चेंज हो जाए, तो वो सूडो क्लास के अंदर आता है। फर्स्ट क्लास हो गया, nth क्लास हो गया, एक्टिव क्लास हो गया, ये सब हमारे सूडो क्लासेस के अंदर आता है। इसमें और भी काफ़ी सारे जो वैल्यूज़ होती हैं वो मैं आपको जब इस पॉइंट पे पहुँचेंगे तो सब कुछ बताऊँगा। अगला है सूडो एलिमेंट, जैसे फर्स्ट लाइन हो गया, फर्स्ट लेटर हो गया, बिफोर आफ्टर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है दोस्तों। तो इन सब को हम लोग डीपली पढ़ने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो। नेक्स्ट है ओपेसिटी। ओपेसिटी से आप समझ रहे होंगे कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैंने एक बॉक्स बनाया हुआ है और उसके पीछे एक वाइट कलर का बैकग्राउंड दिया हुआ है, लेकिन उसके पीछे की ये ब्लू, येलो और रेड कलर मुझे दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इस वाइट कलर के बैकग्राउंड की ओपेसिटी को कम किया हुआ है। ऐसा भी हम खेल सकते हैं। एक्चुअली क्या है, ओपेसिटी से हम लोग अपने पेज को थोड़ा इंटरेक्टिव बना पाते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि हम लोग कितना क्रिएटिव हैं और कैसे अपने वेब पेज को एनहेंस करने के या यूज़र एक्सपीरियंस को एनहेंस करने के लिए क्या क्या इसमें एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है नेव बार। हमारे पास CSS नेव बार दो तरह की होती है, वर्टिकल नेव बार होती है, हॉरिजॉन्टल नेव बार होती है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने हॉरिजॉन्टल नेव बार का एक एग्जांपल लगा रखा है। ऐसे ही हम लोग वर्टिकल भी सीखेंगे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है ड्रॉप डाउन के CSS को यूज़ करके हम लोग कैसे ड्रॉप डाउन बना सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ 4 पॉइंट्स हैं। जैसे ही मैं ड्रॉप डाउन 1 पे होवर करता हूँ तो मेरे पास ये 3 पॉइंट, उसके जो सब पॉइंट है वो खुल करके आए थे, अदरवाइज वो इस तरीके से ही कुछ दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिसिटी। मीन्स जो हमारी स्पेसिफिटी वाला जो टर्म है वो क्या डिफाइन करती है कि अगर मान लीजिए मैं किसी भी एलिमेंट को कोई देना चाहता हूँ तो सबसे पहले वो एट्रीब्यूट वाली स्टाइल पकड़ेगा, आईडी वाली पकड़ेगा, उसके बाद क्लास एट्रीब्यूट और सीरियल क्लास पकड़ेगा, लास्ट में एलिमेंट को पकड़ेगा। समझ रहे हो आप? डोंट वरी, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं आपको स्लाइड बता दूं कि ये पूरी जो वीडियो है किस किस पॉइंट को कवर करने वाली है। इसके बाद है हमारी CSS इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या करता है? इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विल ओवरराइड ऑल द प्रीवियस स्टाइलिंग। मीन्स समझिए आपने एक एलिमेंट के ऊपर 4 तरह की प्रॉपर्टीज अप्लाई की हुई हैं और चाहते हैं कि लास्ट में कोई ऐसा कलर है जो हर एक जगह अप्लाई हो जाए, तो आप इंपॉर्टेंट टैग का यूज़ करके उसे अप्लाई कर सकते हैं और हर जगह वो रेड कलर या ब्लू कलर जो आप दोगे वो अप्लाई हो जाएगा। ये सब कुछ हम लोग एग्जांपल के थ्रू सीखने वाले हैं। इसके बाद आता है वेब लेआउट। जब हम सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे उसके बाद हम ये वाला एक लेआउट बना के दिखाएंगे आपको। आप लोगों के लिए एक थोड़ा सा ये हम कह सकते हैं कि टास्क भी होगा। जब आप वीडियो इससे पहले तक देख लो तो आप इतने सक्षम हो जाओगे कि ये सब चीज़ें आपके लिए बाएं हाथ का खेल होगी। आप आराम से इसको बना सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, ठीक है। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो फिर भी आप मेरे इस जो वीडियो है इस पर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि आपके क्वेश्चन मुझ तक पहुँच सकें और मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ, ठीक है दोस्तों। ये सब था इस वीडियो के जो हमने पॉइंट डिस्कस किए, जो हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं अपने पहले पॉइंट की तरफ। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्रैक्टिकल पॉइंट्स की और सबसे पहला पॉइंट है मेरा सिंटैक्स का। और चलते हैं सीधा सबलाइन पर, समझते हैं कि CSS का सिंटैक्स कैसा होता है। हम लोग आ गए हैं अपने सबलाइन की स्क्रीन पर। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस फाइल को सेव कर लेते हैं और इस फाइल को हम सेव करते हैं syntax.html के नाम से। यहाँ मैंने सेव कर दिया और ये मैंने यहाँ पर एक HTML का टैग बना लिया, ठीक है। HTML का टैग बनाने के बाद सबसे पहले क्या होता है कि जो CSS का सिंटैक्स होता है वो क्या क्या कवर करता है? वो कवर करता है एक तो हमारा एलिमेंट को, और दूसरा एलिमेंट्स को हम लोग क्या क्या देते हैं? एक तो देते हैं हम उसको प्रॉपर्टी और देते हैं वैल्यू, ठीक है। और अगर मैं इसको सिंटैक्स वाइज बात करूं तो वो कैसे देते हैं? सबसे पहले स्टाइल यहाँ दे देंगे हम लोग, स्टाइल टैग मैंने बना दिया और यहाँ पर मेरे पास ये एलिमेंट होगा और एलिमेंट को हम लोग डिनोट करते हैं। अगर मेरी क्लास एलिमेंट है तो यहाँ डॉट लगाएंगे
और अगर आईडी एलिमेंट है डोंट वरी, मैं आने वाली वीडियो में क्लास और डॉट जो क्लास होती है या आईडी होती है उसमें क्या डिफरेंस होता है वो आपको बताऊंगा, और हैश और डॉट कहाँ लगता है वो भी आपको बताऊंगा। अभी के लिए आप ऐसे समझिए, एलिमेंट हो गया मेरे पास, और एलिमेंट को लिखने के बाद हम लोग लगाते हैं कर्ली ब्रेसेस। यहाँ पर आती है हमारे पास प्रॉपर्टी और उसके बाद कॉलन लगा के हम लिखते हैं यहाँ वैल्यू। ठीक है, अब मैं इसको अगर आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, सपोज करिए हमारे पास एक h1 टैग है। h1 टैग जो होता है मीन्स हमारे पास हेडिंग टैग होता है, ये HTML का पार्ट होता है दोस्तों। ठीक है, h1 टैग है मेरे पास, इसमें मैंने लिखा हेलो दिस इज युवराज अकेडमी। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूं कि ये जो हेलो दिस इज युवराज अकेडमी है इसको मैं थोड़ा सा ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूं। ये देखिए यहाँ पर ये मेरा दिख रहा है हेलो दिस इज युवराज अकेडमी। अब मुझे क्या चाहिए कि युवराज अकेडमी को मैं रेड कलर में दे दूं, तो ये हम लोग CSS की मदद से कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमें क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे स्टाइल। अब स्टाइल टैग में सीधे इनलाइन दे रहा हूँ तो मुझे एलिमेंट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि सिंटेक्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टाइल टैग के अंदर क्या लिखेंगे, यहाँ h1 मेरा एलिमेंट हो गया, यहाँ लिखेंगे हम h1। हालांकि यहाँ पे हमने कोई क्लास नहीं दे रखी है तो हम सीधा h1 लिख सकते हैं, क्लास नहीं है या आईडी नहीं है तो सीधा h1 लिखेंगे और उसके अंदर लिखेंगे कलर, ये मेरी प्रॉपर्टी होगी, और कलर वैल्यू क्या होगी इसकी रेड। देख रहे हो आप, CSS में आप कितने भी एंटर मार दो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने देखा होगा जब मैंने आपको इनिशियली बताया था तो उसका जो सिंटेक्स था वो कुछ इस तरीके से था, उसमें कोई स्पेस नहीं था, वो एक ही लाइन में था, तो उससे कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन जो अधिकतर डेवलपर होते हैं वो क्या करते हैं, थोड़ा ईजी टू रीड हो, वो आसानी से पढ़ सकें, इसलिए वो एक एंटर मार के चलते हैं ताकि उन्हें पता लगे कि h1 पे हमने सिर्फ ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रखी है। अब मैं चलता हूँ ब्राउज़र पे चेक करता हूँ, तो देख रहे हो आप यहाँ पर जो हेलो दिस इज युवराज अकेडमी है उसका कलर रेड हो चुका है। ठीक है, तो सिंटेक्स आपको समझ में आया कि जो स्टाइलिंग का सिंटेक्स होता है वो क्या होता है, एलिमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं और उसके अंदर ये हमारी प्रॉपर्टी होती है और ये उसकी वैल्यू होती है। दूसरी भी वैल्यू इसमें हम देने के लिए क्या करेंगे, सेमीकोलन लगा दिया हमने। अभी मान लीजिए मैं सेमीकोलन यहाँ से हटा देता हूँ तो ये काम करेगा, लेकिन जब मैं चाहता हूँ कि इसमें 2-3 और प्रॉपर्टी अप्लाई करूँ तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ लिखते हैं फॉन्ट साइज 20 पिक्सल। अब ये चलेगा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा क्योंकि मैंने यहाँ से सेमीकोलन हटा दिया। अब सेमीकोलन मुझे लगाना पड़ेगा, इसको मैं सेमीकोलन लगा के चलाता हूँ तो अब देखो इसके फॉन्ट साइज है वो 20 पिक्सल हो चुका है। और अगर मैं सेमीकोलन यहाँ से हटा देता हूँ तो वो कोई भी वैल्यू को अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो सिंटेक्स होता है वो कैसे काम करता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू ऐड अ CSS ऑन अ वेब पेज, मतलब किसी वेब पेज में हम लोग CSS को कितने तरीके से इंक्लूड कर सकते हैं। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हो हमारे पास 3 तरीके होते हैं किसी भी CSS पार्ट को किसी भी वेब पेज पर या किसी HTML पेज में ऐड करने के। सबसे पहला तरीका है एक्सटर्नल CSS का, दूसरा है इंटरनल CSS और ऑन पेज CSS, तीसरा है इनलाइन CSS का। तो सबसे पहले हम लोग इनलाइन CSS के बारे में पढ़ेंगे, दूसरा हम पढ़ेंगे इंटरनल CSS के बारे में, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल CSS के बारे में। तो चलिए सबलाइन पर चलते हैं और इनको समझते हैं। तो हम लोग आए हैं सबलाइन पर और यहाँ पर देख रहे हो ये सिंटेक्स का कुछ कोड पड़ा हुआ है जो मैंने आपको इससे पुराने वाले टॉपिक में पढ़ाया था। ठीक है, तो अभी के लिए हम क्या करते हैं, ये स्टाइल टैग यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ने वाले हैं इनलाइन CSS के बारे में। इनलाइन CSS कैसे देते हैं, तो किसी भी एलिमेंट, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो ये h1 टैग है मेरा, और एक मैं पैराग्राफ टैग भी ले लेता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पैराग्राफ टैग। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, एक हमारे पास हेडिंग टैग है और दूसरा हमारा पैराग्राफ टैग है। ठीक है, तो इसमें हम लोग इनलाइन CSS कैसे दे सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि जो मेरी हेडिंग है उसको मैं दे दूँ फॉन्ट साइज 40 पिक्सल और कलर देना है मुझे इसको ब्लू। आप समझना इस चीज़ को कि जो सिंटेक्स में मैंने समझाया था वो मैंने स्टाइलिंग ऊपर दी थी, उस पर भी मैं आऊँगा, लेकिन जो पहला तरीका है इनलाइन CSS का वो वैसे है कि हम लोग जहाँ भी हमारा एलिमेंट होता है वहीं पर स्टाइल टैग लगा के उसकी वैल्यूज प्रोवाइड करा देते हैं जो भी हमें चाहिए होती है एज पर द डिज़ाइन। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, h1 टैग को मैंने दे दिया फॉन्ट साइज 40 पिक्सल और कलर ब्लू। ऐसे ही मैं इसको यहाँ से उठाता हूँ
और पैराग्राफ टैग में डाल देता हूँ, जिसका थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू चेंज करते हैं। इसको देते हैं हम लोग 30 पिक्सल और कलर दे देते हैं रेड। ठीक है, इसका मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ। ये मेरा यहाँ लिख देता हूँ पैराग्राफ और ये हो जाएगी मेरी हेडिंग टैग। ठीक है, मैं इसका आपको आउटपुट दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों जो एलिमेंट है वो शो होकर के आ रहे हैं कि मेरा एच जो मैंने हेडिंग है उसको ब्लू कलर दिया हुआ है और फ़ॉन्ट साइज़ मैंने इसका दिया है 40 पिक्सल। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। ऐसे ही मैंने पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है 39 पिक्सल है, इसको 30 कर देते हैं। 30 पिक्सल दिया हुआ है और इसको जो कलर दिया हुआ है रेड दिया हुआ है। तो ये जो तरीका था ये था इनलाइन CSS का। ठीक है, इनलाइन CSS आप समझ के कैसे देते हैं, जिस किसी भी एलिमेंट को आप स्टाइलिंग देना चाहते हो तो उसी में जाकर पर्टिकुलर एरिया में जाओगे आप और वहीं पर आप उसको स्टाइलिंग दे दोगे। सपोज करो मेरे पास कोई एक है डिव टैग है, इसको मैं यहाँ पे डिव बनाता हूँ। एक डिव टैग मैंने बनाया और यहाँ पर मेरे पास है 1 2 3 कुछ भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, और मैं यहाँ पे स्टाइलिंग दे सकता हूँ। कलर मेरा हो जाए ब्राउन और फ़ॉन्ट साइज़ मेरा हो गया यहाँ 20 पिक्सल। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ मेरा ब्राउन ये बन के आ गया 1 2 3 और फ़ॉन्ट साइज़ इसका 20 पिक्सल है। इसको बढ़ा सकते हो आप जितना मर्जी कर सकते हो, 40 कर लो इसको। ठीक है, तो इनलाइन CSS आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा कि इनलाइन CSS कैसे वर्क करता है। ठीक है, मैं दोस्तों थोड़ा डीपली आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना रहे। तो वीडियो को पूरा देखना, जितने भी टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। हालांकि वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन गारंटी है कि आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा CSS से रिलेटेड। अब चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या था, वो था हमारा, इसको तो हम दे देते हैं यहाँ पर थोड़ा सा नाम, पैराग्राफ शुरू करते हैं या इसको पैराग्राफ शुरू करते हैं यहाँ। ये हमारा हो गया इनलाइन CSS से, इनलाइन CSS। ठीक है, पैराग्राफ बंद और मेरा यहाँ इनलाइन CSS यहाँ से यहाँ तक हो गया। ठीक है, इसको मैं एक डिव टैग के अंदर डाल देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा अलग दिखे। इसको उठाते हैं और इस पूरे को एक डिव में डाल देते हैं और यहाँ डाल देते हैं स्टाइलिंग बॉर्डर 2 पिक्सल। ये बॉर्डर के बारे में भी आगे बताऊंगा, अभी बस आप ध्यान रखना। मैं थोड़ा सा इनको बाइफ्रिकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि इनलाइन CSS आपको समझ में आए और आपका जो एक्सटर्नल दूंगा और जो ऑन पेज दूंगा उन सब के बारे में आपको थोड़ा समझ में आ पाए। 2 पिक्सल सॉलिड ब्लू दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये हो गया हमारा ब्लू सेक्शन जो हमारा इनलाइन CSS के बारे में है। ठीक है, थोड़ा इसके क्या करते हैं, स्टाइलिंग देके बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड, कलर हो गया वाइट। ठीक है, ये थोड़ा समझना आप इसको। तो ये इनलाइन CSS है मेरी और इसको थोड़ी पैडिंग दे देते हैं थोड़ी सही लगे। पैडिंग 10 पिक्सल और फ़ॉन्ट साइज़ 50 पिक्सल। ठीक है, ये मेरा इनलाइन CSS के बारे में यहाँ पर हो गया। अब दूसरी बात करते हैं हम लोग। दूसरी जो हमारी दूसरा टॉपिक है वो है हमारा ऑन पेज CSS। ठीक है, ऑन पेज CSS कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले एक डिव बनाते हैं। यहाँ पर ये मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ वाला सारा और इसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे। लेकिन हमें ऑन पेज CSS करना है तो यहाँ पे इनलाइन CSS को हम हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, इसको करते हैं इंटरनल CSS। ठीक है, अब इंटरनल CSS के केस में क्या होता है कि CSS पेज पर ही होती है लेकिन वो इस पर्टिकुलर टैग में हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर टैग में यूज़ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो फिर इनलाइन CSS और इसमें फ़र्क नहीं रह जाएगा। तो इस चीज़ को हम कैसे ऑक्यूपाई करवाएंगे पेज में। सबसे पहले जैसे ये डिव है, हमने इनलाइन वाले में हमने यहाँ पे देख रहे ऊपर वाले डिव में हम लोगों ने सॉलिड कलर दे दिया ब्लू जो बॉर्डर था, लेकिन अब यहाँ पर भी हमें देना पड़ेगा। तो मैं यहाँ इसकी क्लास दूंगा एक। ठीक है, इसका एक सिलेक्टर बन जाएगा हमारा। इसको मैं क्लास देता हूँ ऑन पेज। ठीक है, ऑन पेज मैंने दे दिया यहाँ पर। और इसके बाद क्या होगा, इसको भी मुझे क्लास देनी पड़ेगी एक, ये हेडिंग नाम से क्लास मैंने दे दी। जब भी कभी हम लोग ऑन पेज या एक्सटर्नल CSS की बात करें तो हमेशा हम लोग एक सिलेक्टर या टैग को कुछ इस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि हम उसे पॉइंट आउट कर सकें। ठीक है, पॉइंट आउट कर सकते हैं या ये जो क्लास है ये एक्चुअली इसका नाम हो गया। समझ रहे हो, आपकी क्लास है इसका नाम हो गया। मैं इसको इस नाम से पुकारूंगा तो और जो कुछ भी इस पर अप्लाई करना चाहता हूँ वो ऑटोमेटिकली जाके अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, डिव के अंदर मैंने क्लास दे दी
और ये मैंने पैराग्राफ में इंटरनल सी एस दे दी। एक डिव और बना लेते हैं यहाँ पर, हम लोग देते हैं यहाँ ये मेरा क्लास होगी, यहाँ पर हम दे सकते हैं डिस्क्राइब, ठीक है, और दिस इज युवराज अकेडमी, ठीक है। अब देखो ऑन पेज के केस में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हेड सेक्शन में जाएंगे हम लोग, यहाँ बनाएंगे एक स्टाइल टैग, मतलब इस जितनी भी स्टाइलिंग हम लोग ऑन पेज में देंगे तो वो इस टैग के अंदर ही चलेगी। स्टाइल टाइप हमारा टेक्स्ट और CSS होगा और उसके अंदर हम लोग अपनी स्टाइलिंग को देना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑन पेज के केस में ये जो डिव है इसका नाम है ऑन पेज। ऑन पेज पे मुझे क्या करना है, अब देखो दोस्तों ये क्लास है तो क्लास को किससे डिनोट करते हैं, इसको करते हैं डॉट से डिनोट, ठीक है। ऑन पेज है, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसमें बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मेरा पैराग्राफ हेडिंग है, हेडिंग को भी मैं उठाऊंगा, क्लास है ये। अब देखो इसमें क्या सीन है, इसमें ये सीन है कि मैंने ऑन पेज की जितनी मुझे चाहिए थी मैंने इस करली ब्रैकेट से इस करली ब्रैकेट के अंदर डाल दी, बस जो कुछ भी अप्लाई करना था मैं इसमें अप्लाई कर चुका। अब मुझे मान लीजिए इस वाले में कुछ CSS अप्लाई करनी है, इस पैराग्राफ में कोई CSS अप्लाई करनी है, तो मैं सीधे क्या करूंगा, इस कर्ली ब्रेसेस के पास जाऊंगा और एंटर मार दूंगा। और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो CSS जो है मेरी वो क्लास डिनोट कर रही है, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और हेडिंग नाम से जो क्लास है यहाँ से कॉपी करके ये यहाँ से कॉपी करी और मैंने यहाँ डाल दी। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, एक तो बैकग्राउंड कलर रेड, फ़ॉन्ट साइज 50 पिक्सल और पैडिंग दे देते हैं इसमें 20 पिक्सल की, ठीक है। इतना हो गया। अब तीसरा जो है मेरा डिस्क्राइब, ये मैं यहाँ पर जाता हूँ और डिस्क्राइब को मुझे क्या चाहिए, कलर हो जाए रेड या ब्राउन, ब्राउन और फ़ॉन्ट साइज मेरा हो जाए 20 पिक्सल, ठीक है। दोनों में फ़र्क देखना दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सबको अलग अलग CSS यहाँ प्रोवाइड करी है इन टैग्स के भीतर, ठीक है, लेकिन या इन टैग्स के अंदर। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या, कोई क्लास यहाँ कोई स्टाइल टैग नहीं बनाया है, उन सब की क्लास को मैंने यहाँ कॉल किया है और यहाँ पर उन सब को CSS प्रोवाइड करी है। अब मैं इसको अगर रिफ्रेश करके ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो ये देखो इनलाइन CSS मेरी ये चल रही और यहाँ पर इंटरनल CSS जो है मेरी वो ये चल रही। इंटरनल CSS को मैंने क्या दे रखा है, कलर दे रखा है, अभी यहाँ पे ब्लैक कलर है, इसको मैं वाइट कर दूंगा। वाइट कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, इंटरनल CSS की हेडिंग क्या है, सॉरी इसकी क्लास क्या है, हेडिंग, हेडिंग पे जाऊँगा और यहाँ पर मैं सीधे कर दूंगा कलर वाइट, वाइट में करूँगा, इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देख रहे हो ये मेरी जो CSS है अच्छे से पकड़ रहा है और सही तरीके से चल रही है। अब जो लास्ट टॉपिक है या लास्ट तरीका जो होता है हमारे CSS को अप्लाई करने का वो होता है एक्सटर्नल CSS का। उसमें क्या होगा, ये सेम चीज़ हम यहाँ रखेंगे, इसको मैं तो कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पर। मैं यहाँ करता हूँ इसको एक्सटर्नल CSS, दिस इज युवराज अकेडमी। अब देखो दोस्तों क्या होगा, इंटरनल के केस में हम लोगों ने स्टाइल को यहाँ पे कॉल किया हुआ पेज के ऊपर, ठीक है। एक्सटर्नल के केस में क्या होता है, ये जो CSS है ये किसी और फाइल से कॉल होके आएगी। अब उस केस में हम क्या करेंगे, हम नई फाइल बनाएंगे। इसको मैं सेव कर लेता हूँ, सिंटैक्स हो गया मेरा यहाँ, मैं यहाँ करता हूँ style.css। एक नई फाइल मैंने बना ली style.css की और इस वाली CSS को मैं क्या करता हूँ, इस वाली CSS को मैं यहाँ से उठा लूँगा। ये मैं आपको एक्सटर्नल CSS का बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे उठा लूँगा और यहाँ डाल दूंगा, ठीक है। इसको मैंने सेव किया। अब देखो ये CSS मेरी यहाँ पड़ी है, सॉरी ये CSS मेरी यहाँ अलोन पड़ी हुई है, ठीक है। अब इस वेब पेज को कैसे पता लगेगा कि भाई कोई CSS है या इस क्लास की CSS कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है, कैसे पता लगेगा। तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक लाइन लिखनी पड़ेगी जो इस वाली CSS को इस पेज में इंक्लूड कर देगा। वो कैसे लिखते हैं हम लोग, तो उसका एक सिंटैक्स है लिंक rel स्टाइल शीट, ठीक, स्टाइल शीट। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप टेक्स्ट /CSS और यहां पर आता है href, मींस इस फाइल का पाथ, स्टाइल वाली फाइल का पाथ। अगर मैं इसको ओपन इन कॉपी फाइल पाथ करता हूं इसका, तो कॉपी फाइल पाथ अगर मैं इसको यहां जाकर के मैं आपको दिखाऊं तो यहां जाकर खोलता हूं, ये थोड़ा सा बाहर चले गए हम लोग, यहाँ से आते हैं
कोड से ये देखोगे आप कि मेरे डी के अंदर ये स्टाइल CSS नाम से पड़ी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, अभी आप देखो तो यहाँ पर मेरे पास सिंटेक्स वाली फाइल भी पड़ी हुई है और HTML वाली भी फाइल पड़ी हुई है, स्टाइलिंग वाली फाइल भी पड़ी हुई है। तो मतलब ये दोनों एक ही फोल्डर के अंदर हैं। बस मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ जाकर style.css बस लिख देना है। क्या करेंगे हम लोग, style.css, क्योंकि ये दोनों एक ही फोल्डर में पड़ी हुई हैं। मैं जाके इसको रिफ्रेश मारता हूँ पेज को, ये देखो इंटरनल भी कॉल हो गई मेरी, एक्सटर्नल भी कॉल होगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ मेन डिफरेंस क्या है। देखो इंटरनल के केस में क्या है, या इनलाइन के केस में पहले बताऊँ तो इनलाइन के केस में मैं इस पर आता हूँ तो आप देख रहे हो यहाँ पर एलिमेंट डॉट स्टाइल में सीधे यहाँ वैल्यू सारी पढ़ के आ रही हैं। देख रहे हो यहाँ एलिमेंट डॉट स्टाइल में आपकी वैल्यू सारी यहाँ दिख रही हैं, यहाँ पे कोई क्लास नहीं है। लेकिन जब मैं एक्सटर्नल के केस में बात करता हूँ तो यहाँ देख रहे हो एलिमेंट डॉट स्टाइल में कुछ भी नहीं है, लेकिन हेडिंग के अंदर मेरी ये चीज़ें कॉल होकर आ रही हैं। और वो कहाँ से आ रही हैं, वो स्टाइल CSS से कॉल होकर आ रही है और लाइन नंबर 2 से कॉल होकर आ रही है। ये देख रहे हो आप style.css में लाइन नंबर 2 पे, इस पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो ये देखो लाइन नंबर 2 पे है हेडिंग, और सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ से कॉल होकर आ रही हैं। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारी CSS को अप्लाई करने का तरीका क्या क्या होता है। एक तो हमारा होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल, और होता है इनलाइन CSS। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है कमेंट इन CSS। तो कमेंट इन CSS को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, इसी में हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर 3 पार्ट बना रखे हैं। कमेंट का क्या मतलब होता है, कमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे अभी तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास 29 लाइन का कोड है, 29 लाइन्स का कोड है, लेकिन कभी कभी ये 20,000 लाइन 50,000 लाइन का कोड भी हो जाता है, क्योंकि वेबसाइट्स होती हैं या आप किसी ऐप पे काम करते हो। तो कमेंट एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है कि आपको कोड समझ में आए, कहाँ से कहाँ तक कोड चल रहा है। अब सपोज कीजिए मेरे को ये नहीं पता है किस चीज़ के बारे में कोड मैंने बताया हुआ है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखूंगा सीधे ऑन पेज या इनलाइन CSS। ठीक है, इनलाइन CSS को अगर मैं कमेंट करना चाहूँ तो ऐसे हम लोग इसको कमेंट करते हैं। क्या तरीका होता है इसको, किसी भी ये जो कमेंट मैंने किया है इसको बोलते हैं सिंगल लाइन कमेंट। क्या बोलते हैं इसको, सिंगल लाइन कमेंट। वो कैसे करते हैं हम लोग, एंगुलर ब्रैकेट, फिर हम लोग यहाँ एक्सक्लेमेशन साइन और 2 डॉट्स, उसके बाद हम लिखेंगे कुछ भी हमें लिखना हो, ये हमारा कमेंट हो गया। फिर उसके बाद 2 हाइफन और कमेंट को बंद करने के लिए ये हमने एंगल ब्रैकेट डाल दिया। ये हमारा सिंगल लाइन कमेंट है। मतलब अगर मैं इसको यहाँ पर लिख दूँ सिंगल लाइन कमेंट, ये हमारी जो आउटपुट होती है उस पर कोई आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। अगर मैं इसको रेफरेंस आपको दिखाऊं थोड़ा सा इसका आउटपुट, तो यहाँ वो दिखेगा नहीं, लेकिन ये कोड वाइज आपकी बहुत हेल्प करेगा कि ये जो सिंगल लाइन कमेंट है या इनलाइन CSS मेरी यहाँ से लेके कहाँ तक चल रही है, ये मेरी यहाँ तक चल रही है। ठीक है, तो आपने को क्या किया, आपने यहाँ पे ये लिख दिया कि भाई मेरा ये इनलाइन CSS जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पे बंद हो गई। ऐसे ही मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये मेरी क्या हो, कौन सी है, ये है मेरी ऑन पेज CSS, यहाँ से स्टार्ट हुई और मेरी ऑन पेज CSS यहाँ पे बंद हो गई। ठीक है, और लास्ट जो है मेरा यहाँ पे ये है मेरा एक्सटर्नल CSS। तो एक्सटर्नल CSS यहाँ से स्टार्ट हुई और एक्सटर्नल CSS मेरी यहाँ पर बंद हो गई। ठीक है, एक्सटर्नल CSS यहाँ पर बंद हो गई। ये तो है मेरा सिंगल लाइन कमेंट। अब सब तो ये आपने सीखा सिंगल लाइन कमेंट के बारे में। मल्टी लाइन में अगर आपको अगर कुछ भी कमेंट करना हो तो आप क्या करेंगे, जैसे सपोज कि मेरे पास ये 3-4 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपने सिंगल लाइन कमेंट में लिखा हुआ, यहाँ से इसको उठाना है, सबसे पहले यहाँ पेस्ट कर दोगे कि मेरे पास क्या है, एंगुलर ब्रैकेट हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन हो गया, 2 हाइफन, उसके बाद मेरा जितना भी कंटेंट यहाँ पे आना चाहता है वो आ जाए, और लास्ट में जाके जहाँ तक आपको कमेंट को मारना है वहाँ पे बंद कर दो आप इसको। तो ये है हमारा मल्टी लाइन कमेंट। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जो है हमारा बैकग्राउंड के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा CSS बैकग्राउंड। अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो उसमें ये वेरियस पॉइंट्स आते हैं, जैसे बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड इमेज है, बैकग्राउंड रिपीट हो गया आपका, बैकग्राउंड अरेंजमेंट हो गई, बैकग्राउंड पोजीशन, और बैकग्राउंड की एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी होती है जिसमें हम इन सब को इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलो एक एक करके इनको समझते हैं सबलाइन पर चल के। तो ये मेरा जो कोड है वो मैंने CSS जैसे समझाई थी वैसा कोड पड़ा हुआ है यहाँ पर। इसका एक बार आउटपुट देखते हैं क्या आ रहा है। तो इसका जो आउटपुट है वो इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे बैकग्राउंड के बारे में आपको समझाना है। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी जो हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है उसको एक डिव के अंदर डाल देते हैं। ठीक है, डिव मेरा यहाँ स्टार्ट हुआ, अब उसको क्लास दे देते हैं मेन या कंटेनर के नाम से, कंटेनर, और एक लास्ट में अपना एक ये डिव बंद कर देते हैं।
ठीक है, इससे हमारे आउटपुट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें क्या करना है हमें, अब आप देखो तो मैंने एक इमेज जो है पहले से ही बना करके रखी है। मैं अगर आपको दिखाऊं तो इस सिंटेक्स नाम के फोल्डर में ये बैकग्राउंड रिलेटेड है मेरा, मैंने इस फोल्डर को बना रखा है यहाँ पर बैकग्राउंड रिलेटेड। तो बैकग्राउंड रिलेटेड के अंदर पहले सबसे पहले हम लोग इस कोड को सेव कर लेंगे। ये मेरा बैकग्राउंड रिलेटेड में जाकर हम यहाँ करते हैं background.html। ठीक है, मैंने यहाँ सेव कर लिया इसको, और वो जो इमेज का नाम है वो है हमारा रेड इमेज। यहाँ से मैं इस इमेज का नाम कॉपी करता हूँ, और सबसे पहले जो मुझे प्रॉपर्टी आपको समझानी है वो समझानी है बैकग्राउंड कलर की। तो जो ये कंटेनर है वो क्या कर रहा है, वो पूरे के पूरे इन डिव को कंटेन करता है। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि ये जो कंटेनर है इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, वो हो जाए ब्लैक कलर। सबसे पहले हम लेंगे इनलाइन सी, मैं सारी इनलाइन सीएसएस यूज करूंगा ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे, जितना हो सकता है क्रिस्प करने की कोशिश करेंगे, छोटी वीडियो करने की कोशिश करेंगे, हालांकि बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ यहाँ बैकग्राउंड कलर की, तो वो कैसे देते हैं हम लोग, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, बैकग्राउंड कलर और ब्लैक का जो हैश कोड होता है, हेक्स कोड की बात करूँ तो 6 टाइम्स 0। मैं इसको जाकर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर मैं थोड़ा इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इसने अच्छा, क्योंकि हमने फाइल का नाम जो चेंज कर दिया है, इसको ओपन इन ब्राउज़र दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ पर इनलाइन सीएसएस आ गई मेरे पास, ये भी आ गया और ये भी आ गया। तो तीनों की तीनों जो भी चीज़ें यहाँ पे पकड़ी हुई है मैंने, ऑन पेज हो गया अपना, और ऑन पेज नहीं चल रहा है यहाँ पर, और हेडिंग ये अपना जो एक्सटर्नल है वो भी नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने फाइल को मूव कर रखा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा करता हूँ, इन दोनों को यहाँ से हटा देता हूँ अभी के लिए, क्योंकि ये जो स्टाइल नाम का फोल्डर है या स्टाइल नाम की फाइल है वो दूसरे फोल्डर में पड़ी हुई है। ठीक है, तो अभी के लिए इसको नहीं रखते, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। इस कंटेंट को ही हम लोग 2-3 बार पेस्ट कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ा कंटेंट बड़ा बड़ा दिखेगा। इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और ये देखते हैं, ये मेरे पास 2-3 जो है यहाँ पर इनलाइन सीएसएस के पार्ट आपको दिख रहे हैं। तो यहाँ तक जो हमने बात की वो की बैकग्राउंड कलर कैसे इंप्लीमेंट करते हैं किसी भी डिवीजन या एलिमेंट के अंदर। अब जो दूसरा टॉपिक है वो है हमारा बैकग्राउंड इमेज के बारे में। तो बैकग्राउंड इमेज हम लोग किस तरह इंप्लीमेंट करते हैं, उसके लिए हमें लिखना होता है बैकग्राउंड इमेज URL। ये सिंटैक्स है दोस्तों, याद रखना इसको, बैकग्राउंड इमेज URL डबल ब्रैकेट या राउंड ब्रैकेट, उसके अंदर सिंगल कोट स्टार्ट करेंगे, और जो आपकी इमेज पड़ी हुई है, जैसे मेरी इमेज का नाम है रेड इमेज .jpg हो या PNG हो, सबसे पहले आपको उसको चेक कर लेना है। ठीक है, JPG हो या PNG हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसको मैंने सेव किया, इसको करते हैं ओपन इन ब्राउज़र, और देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सब कुछ पीछे रेड रेड है। अब इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं एक बार, ये हमारी जो बैकग्राउंड इमेज है वो कॉल होके आ रही है या नहीं आ रही है। ये देखो यहाँ पर बैकग्राउंड इमेज कॉल होके आ रही है, अगर मैं इसको हटा देता हूँ तो बैकग्राउंड इमेज यहाँ से हट जाएगी। अब क्या हो रहा है कि जो बैकग्राउंड इमेज है मेरी, वो पूरे के पूरे डिवीजन को कवर कर रही है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो कवर ना करे, उसका कुछ साइज हो। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, यहाँ पर 2 चीज़ें आती हैं, बैकग्राउंड रिपीट और नो रिपीट। मतलब अभी क्या हो रहा है, जो बैकग्राउंड का साइज है, या बैकग्राउंड मेरा मान लीजिए 1 पिक्सल का भी हुआ, तो वो इस केस में क्या होगा, वो पूरा रिपीट हो जाएगा और पूरी डिवीजन को कवर कर लेगा। अगर हमें एक्चुअल में चाहिए कि बस एक ही बैकग्राउंड मुझे दिखे, तो उसके लिए क्या लिखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, बैकग्राउंड रिपीट नहीं होगा, मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा, देखो मेरा सिर्फ बैकग्राउंड इतना है, देख रहे हो आप, ये सिर्फ मेरा इतना बैकग्राउंड है जो रेड कलर का बैकग्राउंड है मेरा। मैं थोड़ा सा एक काम करता हूँ, इसको मैं जो बैकग्राउंड कलर है रेड, इसको ब्लू कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। हाँ, ये देखो, ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये मेरा सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड है। अब वो क्या हो रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ इतनी कवर कर रहा है क्योंकि उसका साइज ही इतना है। अब मैं चाहता हूँ कि वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करे, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, रिपीट बैकग्राउंड। अब यहाँ से मुझे चेंज करना पड़ेगा, नो रिपीट की जगह पे, एक मिनट, मुझे नो रिपीट की जगह करना पड़ेगा रिपीट Y या X। जैसा मान लीजिए आपको चाहिए, अब ये वर्टिकली रिपीट हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ Y कर दिया है। अब मैं अगर यहाँ पे X कर दूंगा तो वो हॉरिजॉन्टली रिपीट करेगा, ये ऐसे रिपीट करेगा। समझ आ गया इतना? ठीक है, बैकग्राउंड मैंने आपको समझा दिया, रिपीट समझा दिया, नो रिपीट समझा दिया। उसके बाद है जो अगला पॉइंट है वो है बैकग्राउंड साइज के बारे में। ठीक है, वो मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है बैकग्राउंड रिपीट नो। हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। ठीक है, अब क्या करना है, मुझे यहाँ लिखना है बैकग्राउंड साइज
इसमें हम दो प्रॉपर्टी देते हैं 100%, सॉरी दो वैल्यूज देते हैं 100%। ये पहली 100% क्या है, ये है हमारा विड्थ के लिए, और ये वाली क्या है, ये हमारी हाइट के लिए। अब मैं इसको सेव करके अगर चलाऊं तो देखो उसने 100% विड्थ को भी कवर कर लिया और 100% हाइट को भी कवर कर लिया। अगर मैं यहाँ से इसकी वैल्यू को करता हूँ 70%, तो यहाँ से कवर नहीं करेगा, नीचे से, ये देखना, देख रहे हो, उसने सिर्फ और सिर्फ 70% को कवर किया। मैं इंस्पेक्ट करके आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा पाऊंगा। मैं यहाँ इसको करता हूँ इंस्पेक्ट, ये देखिए 70% है। अब जैसे ही मैं 70% को कम करूंगा तो देखना ये हाइट इसकी कम होती चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उतना ही पोर्शन ये कवर करता हुआ चल रहा है। अब जैसे ही मैं अगर विड्थ को भी कम करता हूँ तो ये इतने कवर, जो उतना कवर किया हुआ है, 84% ये विड्थ को कवर कर रहा है और 37% ये बैकग्राउंड जो है हमारी हाइट को कवर कर रहा है। समझ आ गया बैकग्राउंड साइज कैसे काम करता है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अगला पॉइंट है मेरा बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। तो साइज को मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब ये देखो, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ा कंटेंट और बढ़ाना पड़ेगा मुझे ताकि बैकग्राउंड अटैचमेंट की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो आपको समझ में आ पाए। मैं इसको बढ़ाता हूँ ये करते हैं रिफ्रेश। अब देखो यहाँ पर स्क्रॉल बार आ रही है। मैं जैसे ही इसको स्क्रॉल बार को नीचे कर रहा हूँ तो ये मेरा बैकग्राउंड जो है वो ऊपर स्क्रॉल होता हुआ जा रहा है। ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बैकग्राउंड है वो स्क्रॉल हो, मैं चाहता हूँ कि ये फिक्स रहे। तो उस केस में हम लोग क्या यूज़ करते हैं? उस केस में हम यूज़ करते हैं बैकग्राउंड अटैचमेंट। इसको कर देते हैं फिक्स्ड। अब जैसे ही मैंने फिक्स बैकग्राउंड अटैचमेंट दे दिया, मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो देखना मेरा बैकग्राउंड यहीं फिक्स रहेगा। देख रहे हो आप, बैकग्राउंड मेरा फिक्स रहेगा, नीचे या ऊपर मूव नहीं करेगा। ये कंटेंट इसके ऊपर मूव कर रहा है, वो मेरा बैकग्राउंड मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ पे आप ध्यान देना। ठीक है, समझ रहे हो आप इस चीज़ को? तो ये मेरा हो गया बैकग्राउंड अटैचमेंट के बारे में। अगला जो पॉइंट है वो आता है हमारा बैकग्राउंड पोजीशन के बारे में। तो इसमें हम लोग करते हैं बैकग्राउंड पोजीशन। मैं कहाँ पे चाहता हूँ उसको? अभी तो देखो मेरा लेफ्ट में बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट तक जाता है। अब मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन राइट हो जाए। इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखो राइट आ गया ये। ठीक है, राइट में चला गया। और अगर मैं चाहूँ इसको टॉप पे करना तो टॉप पे आ जाएगा, ये टॉप पे आ गया। ठीक है, और मैं चाहूँ इसको बॉटम में करना, बॉटम में कर चाहिए मुझे तो ये बॉटम में आ जाएगा। देख रहे हो आप, ये बॉटम में चिपका रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी दोस्तों जो मैं आपको चाहता था बताना कि क्या क्या बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है जो इन सब का एक कॉम्बिनेशन होती है, उसको हम कैसे यूज करते हैं। अभी तो मैंने क्या कर रखा है, मैंने बैकग्राउंड इमेज भी दे रखी है, नो रिपीट भी कर रखा है, बैकग्राउंड अटैचमेंट भी दे रखा है फिक्स, और बैकग्राउंड पोजीशन भी बॉटम दे रखी है। लेकिन इसको हम एक लाइन से भी कवर कर सकते हैं। वो कैसे कवर करेंगे? देखो उसमें हमें क्या लिखना होता है, इन सबको मैं हटा दूंगा यहाँ से, सिर्फ और सिर्फ मैं इस इमेज का पाथ कॉपी कर लेता हूँ ये। ठीक है, इसको हम कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ से यहाँ तक सब कट कर देता हूँ। सबसे पहले हमें लिखना होता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। ठीक है, बैकग्राउंड मैंने यहाँ लिख दिया। इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है बैकग्राउंड कलर की। तो बैकग्राउंड कलर मैं अगर चाहूँ तो यहाँ से हटा देता हूँ ये। ठीक है, बैकग्राउंड सबसे पहले आता है मेरा कलर जो मैं 00000 बैकग्राउंड कलर मेरा ये हो गया। उसके बाद जो आता है वो आता है मेरा इमेज का यूआरएल। मैंने यूआरएल भी डाल दिया। उसके बाद रिपीट या नो रिपीट, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ नो रिपीट। नेक्स्ट जो आता है हमारा बैकग्राउंड अटैचमेंट, मैं कर देता हूँ इसको फिक्स्ड। ठीक है, उसके बाद बैकग्राउंड पोजीशन मैं चाहता हूँ इसको बॉटम में करना। ठीक है, अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउजर करता हूँ तो आप देखोगे सेम चीज़ यहाँ पे भी काम कर रही है वही, और सेम चीज़ ही यहाँ पे काम कर रही है। ठीक है, मैंने अभी ओपन इन ब्राउजर इसलिए किया था क्योंकि ये दूसरे में खुल जाए, दूसरे टैब में खुल जाए। मैं इसको इंस्पेक्ट करके आपको दिखाता हूँ, इस वाले पार्ट को जिसमें मैंने इनलाइन पहले दी हुई। मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, इस चीज़ का ध्यान देना आप। ये देखो बैकग्राउंड कलर भी दिया हुआ है, बैकग्राउंड इमेज भी दी हुई है अलग से, रिपीट भी दिया हुआ है, नो रिपीट है, और मेरे पास बैकग्राउंड पोजीशन भी है। लेकिन इस वाले को अगर आप देखोगे, सिर्फ और सिर्फ मैंने क्या दिया हुआ, ये बैकग्राउंड कलर यहाँ दिया हुआ है, यूआरएल ये दिया हुआ है, नो रिपीट और फिक्स बॉटम। ठीक है, तो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज ये सारी होती हैं जो एक शॉर्ट हैंड का रूप भी हम इसको बोलते हैं कि एक शॉर्ट हैंड रूप से भी हम लोग इन सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वाले में इतना सारा कोड लिख करके किया हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर मैं सिलेक्टर की डेफिनेशन की बात करूँ तो आपके सामने लिखी हुई है। तो सिलेक्टर्स आर used to fetch, select or pick out the HTML elements
यू नीड टू डेकोरेट और स्टाइल। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊँ तो सिलेक्टर किस लिए यूज़ होते हैं, वो इसलिए यूज़ होते हैं कि हम लोग HTML एलिमेंट्स जो हम यूज़ किए होते हैं हम लोगों ने अपने वेब पेज में, जो कि हमारे डिव हो गया, मैंने नीचे दो एग्जांपल भी दे रखे हैं, H1 टैग हो गया, P टैग हो गया, ठीक है, उनमें से हम किसी को भी अगर डेकोरेट करना चाहते हैं तो सिलेक्टर्स हमारी हेल्प करते हैं उनको पिक करने में। कि सपोज कर हमारे पास एक पूरा हमने HTML पेज बना रखा है, उसमें काफ़ी सारे डिव्स हैं, ठीक है, तो हमें मान लीजिए एक पर्टिकुलर डिव या कोई हेडिंग टैग हमने लगा रखा है या कोई पैराग्राफ टैग है, तो उसको कैसे हम फैच करेंगे या कैसे पिक करेंगे, वो सब कुछ हमारे सिलेक्टर की मदद से होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि हमारे सिलेक्टर होते कितने तरह के हैं। तो अगर मैं कैटेगरी की बात करूँ तो हमारा सबसे पहला सिलेक्टर होता है सिंपल सिलेक्टर, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। तीसरे नंबर पे आता है हमारा सूडो क्लास सिलेक्टर। चौथे का हो गया हमारा सूडो एलिमेंट सिलेक्टर। और लास्ट होता है हमारा एट्रीब्यूट सिलेक्टर। तो यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स जो होते हैं वो 5 तरह के होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सिंपल सिलेक्टर की, ठीक है, एक एक स्टेप करके बढ़ेंगे, ठीक है। और इसको अगर मैं समझाना चाहूँ आपको तो सिंपल सिलेक्टर क्या होते हैं, जो नेम मीन्स अगर यहाँ पे जो मैंने नाम लिखा हुआ है उसका मतलब है टैग नेम, ठीक है, टैग नेम आईडी या क्लास को डिनोट करते हैं, ठीक है। सिंपल सिलेक्टर वो होते हैं जिनके अंदर नेम होता है। जैसे नेम में अगर मैं बात करूँ, अगर मैं फर्स्ट स्लाइड पे आता हूँ तो ये जो H1 और P देख रहे हो, ये जो हमारे होते हैं ये टैग नेम होते हैं, मीन्स ये हमारे एलिमेंट के नेम होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो हमारे पास है वो है आईडी सिलेक्टर सॉरी, और तीसरा सिलेक्टर जो है वो है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो अपने पास 3 तरह के सिंपल सिलेक्टर होते हैं। एक नेम है, जैसे अगर नेम का एग्जांपल बताऊं तो जैसे मैंने पहले बताया, आपका एक तो पैराग्राफ हो गया, H1 हो गया, आपका एंकर टैग हो गया, ठीक है, टैग नेम जो भी होते हैं आपके वो सब नेम में आ जाएंगे। उसके बाद आईडी जो होती है, आईडी सिलेक्टर आइडेंटिफायर होता है वो उसके बाद होता है क्लास सिलेक्टर, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल सिलेक्टर की बात करेंगे। तो चलिए हम थोड़ा सा मूव करते हैं कोडिंग की तरफ, ठीक है। तो चलिए मैं सबसे पहले यहाँ टाइटल दे देता हूँ सिंपल सिलेक्टर, ठीक है। तो सिंपल सिलेक्टर मेरा यहाँ पे मैंने दे दिया टाइटल। अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक स्टाइल टैग बना लेता हूँ। स्टाइल टैग मैंने यहाँ बनाया, ठीक है। और बॉडी में मैं एक यूनिवर्सल सिलेक्टर भी बोलते हैं, अभी होता है जो हर एक को सिलेक्ट कर लेता है। मीन्स अगर मैं यहाँ पर स्टार लगा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर दे देता हूँ मार्जिन 0 और आपका एक पैडिंग 0, तो जितने भी एलिमेंट आपके होंगे, ये भी एक तरह का सिलेक्टर ही होता है, जितने भी एलिमेंट होंगे आपके वो बाय डिफॉल्ट मार्जिन और 0 उनका मार्जिन और पैडिंग उनका 0 ही जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपना एक बॉडी टैग बना लेता हूँ। बॉडी के अंदर मैं दे देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैंने दे दिया इवन, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ मुझे इसमें एक चाहिए डिव, एक मैंने डिव बनाई, ठीक है, ये डिव मैंने यहाँ बंद कर दिया। अब देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो मैं अभी इसकी हाइट भी दे देता हूँ। मैं इसी जो मैंने आपको डिवीज़न बना के दिखाया है, मैं इसी से उन तीनों के बारे में आपको समझा दूंगा कि ये जो हमारा टैग सेलेक्टर होता है बाय टैग नेम या आईडी से हम लोग सेलेक्ट करते हैं या क्लास से कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डिव बनाया, ठीक है। अब मैं अगर आपको टैग नेम से समझाना चाहूँ तो डिव भी हमारा एक टैग है, ठीक है, वो हमारी सिंपल सेलेक्टर की पहली कैटेगरी हो गई। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और मैं यहाँ लिखता हूँ सिर्फ डिव, ठीक है, और मैं देता हूँ बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए मैं दे देता हूँ FF6B49, ठीक है, और इसकी हाइट दे देता हूँ 200 पिक्सल और इसकी विड्थ दे देता हूँ 200 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं मार्जिन 0 और ऑटो भी इसको सेंटर में लाने के लिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी फाइल पाथ करेंगे, अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ठीक है। अगर मैं इसको चलाता हूँ यहाँ पे तो ये देख रहे हो, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ टैग की हेल्प से यहाँ पे काम किया है कि मेरे यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे एक काम और करता हूँ, अगर मैं एक डिव और बना देता हूँ, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक मैं ब्रेक टैग लगा देता हूँ ताकि थोड़ा आपको और समझ में आए, डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ मैं। अगर मान लीजिए मैं ब्रेक टैग यहाँ लगाता हूँ और ये डिव मैंने यहाँ से लिया और मैंने यहाँ लगा दिया डिव, देख रहे हो मैं जितने भी डिव बनाऊंगा वो अपने आप यहाँ से CSS पिक कर लेगा, ठीक है। अब इन डिव के अंदर मैं मान लो एक कोई हेडिंग टैग बना देता हूँ। हेडिंग टैग H1 मान लीजिए मैं यहाँ लेता हूँ, H6 तक होते हैं ये, ठीक है।
अगर किसी को नहीं पता हेडिंग टैग के बारे में तो मुझे कमेंट करना, मैं इसके बारे में एक वीडियो बना दूंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट की वीडियो बनेगी, लेकिन आपका क्लियर हो जाएगा डाउट जो भी होगा, ठीक है। हेलो, दिस इज युवराज अकेडमी, ठीक है। अब देखो मैंने डिव बनाया है, यहाँ पे डिव से मैंने यहाँ पे इसको जो भी स्टाइलिंग देनी थी वो मैं दे दी। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मेरा H1 प्रेजेंट है पूरे पेज के अंदर, अब मैं क्या करूँगा, H1 मैंने यहाँ डाला। अभी के लिए अगर मैं आपको ये रिफ्रेश करके दिखाऊँ तो पहले वाले में हेलो दिस इज युवराज अकेडमी लिखा हुआ आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा अच्छा सा दिखे। पहले तो मैं थोड़ी विड्थ इनकी बढ़ा लेता हूँ, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है ये, इसको मैं 1000 कर लेता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सही लग रहा है। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये थोड़ा सा कलर आए और थोड़ी पैडिंग वैडिंग दे, क्योंकि लाइट में बहुत चिपक रहा है, ठीक है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि दोनों में मैं सेम चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैं ये दिखा देता हूँ, ठीक है। और स्पैन टैग जो मेरा है, एक अपना स्पैन टैग भी होता है, तो मैं चाहता हूँ कि युवराज अकेडमी का जो नाम है वो थोड़ा सा हाईलाइट होके आए, ठीक है। अब मैं यहाँ स्पैन डाल देता हूँ, एक मैंने यहाँ स्पैन नाम लिखा, टैग शुरू किया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि जो मेरा युवराज अकेडमी है सिर्फ मैं इसको ही कलर दूँ वाइट कलर का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लीजिए H1, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो हेलो वाली लाइन है पूरी युवराज अकेडमी को छोड़ के वो हमारे रेड कलर में आए। तो मैं क्या करूँगा, H1 टैग स्टार्ट करूँगा, यहाँ लिखता हूँ कलर रेड, मान लीजिए मैं लिखता हूँ। तो अब देखना ये पूरा मेरा रेड में हो गया, ये दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और कलर दे देता हूँ, मान लीजिए मैं दे देता हूँ ब्लू, ठीक है। अब ये ब्लू कलर हो गया, ये H1 टैग मैंने यहाँ सही से बंद नहीं किया है, ठीक है। ठीक है, ये ब्लू हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसमें एक और एक्स्ट्रा टैग लगा हुआ है, ये यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो युवराज अकेडमी है इसका कलर थोड़ा सा हाईलाइट होके आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा या तो मैं सीधा सीधा स्पेन लिख दूंगा, ठीक है। स्पेन मैंने लिखा, स्पेन का कलर मैं चाहता हूँ वाइट हो जाए, वाइट हो जाए, और वो थोड़ा फॉन्ट जो वेट है इसका वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ देख लो वाइट हो गया और थोड़ा सा बोल्ड हो गया, ठीक है। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि एक तो मैंने यहाँ सीधे स्पेन लग दिया, एक तरीका और भी होता है, थोड़ा सा हायरार्की बना के भी चल सकते हैं हम लोग कि जो हमारा स्पेन है, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिव और बना लेता हूँ। अब मैं ये डिव बना लिया मैंने यहाँ पे, थोड़ी सी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ये डिव को करते हैं कॉपी, ठीक है। एक ये मेरा तीसरा हो गया यहाँ स्पेन, ठीक है। अब ये हुआ यहाँ। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरे ऊपर के सिर्फ दो युवराज अकेडमी वाइट हों और तीसरा वाला वाइट ना हो, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं सीधे सीधे यहाँ पे स्पेन अगर मैं लिखता हूँ, देखना थोड़ा डिफरेंस देखना इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं यहाँ कर दिया मैंने ये, तो यहाँ पे वाइट आ रहा है, यहाँ पे भी यहाँ से क्योंकि मैंने H1 हटा दिया है तो इसलिए थोड़ा छोटा हो गया है, ठीक है। लेकिन अभी कलर वाइट पकड़ रहा है, फॉन्ट वेट बोल्ड पकड़ रहा है, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ कि जो शुरू के हैं वो सिर्फ वाइट रहें, और तीसरा वाला है मेरा वो नॉर्मल रहे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि ये जो है मेरा H1 टैग के अंदर नहीं है और ये दोनों ऊपर के मेरे H1 टैग के अंदर हैं, तो मैं यहाँ पर H1 अगर लगा दूंगा तो H1 के अंदर जितने भी स्पेन होंगे, मतलब पहला वाला और दूसरा वाला, वो दोनों वाइट में आएंगे और तीसरा वाला मेरा नॉर्मल आएगा। देख रहे हो, पहला वाला मेरा वाइट है, दूसरा वाला मेरा वाइट है, तीसरा वाला मेरा ब्लैक है, ठीक है। तो बढ़िया काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो था ये एग्जाम्पल था मेरा बाय टैग नेम, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ दूसरी चीज़ की जिसका नाम होता है क्लास, ठीक है। अब मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ एक डिव बनाता हूँ, दूसरा सेलेक्टर क्या मारोगे, क्लास, एक होता है क्लास, ठीक है। ये मारो मेरा हो गया कंटेनर, ठीक है। कंटेनर नाम से मैंने क्लास बना ली है एक, ठीक। और मैं यहाँ से सब कुछ उड़ा देता हूँ, नहीं है इसकी ज़रूरत। अब सीधे डिव की जगह पे मैं क्या करूँगा, डॉट कंटेनर लगाऊंगा। डॉट कंटेनर क्यों लगाएंगे, अगर मान लो कभी भी हम क्लास को फैच करना चाहते हैं तो हमेशा डॉट से डिनोट करते हैं उसको, ठीक है। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश सेव करके रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो ये कंटेनर जो है मेरा, इसने बैकग्राउंड कलर ले लिया। अगर मैं यहाँ से हाइट इसकी बढ़ाता हूँ, मान लीजिए 500 पिक्सल करता हूँ, तो ये यहाँ से 500 पिक्सल इसने ले लिया। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा हेलो, इसमें एक पैरा टैग बना देते हैं, हेलो दिस इज युवराज अकेडमी, ठीक है। तो ये मेरा हो गया CS, जो हमने सिलेक्टर यूज़ किया वो किया हमने क्लास सिलेक्टर, ठीक है। अब उसके बाद आपको एक बात और बताऊं, क्लास कितनी भी हो सकती हैं एक पेज के अंदर, ठीक है।
अगर आप क्लास बनाना चाहो तो मल्टीपल क्लासेस बना सकते हो सेम नेम से, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे तीसरे सेलेक्टर की, तीसरा सिंपल सेलेक्टर कौन सा होता है, वो है आईडी। आईडी मीन्स पूरे आपके वेब पेज में जो आईडी होगी वो सिर्फ एक ही होगी, ठीक है। आप दो आईडी सेम नेम से कभी यूज नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखना कि आईडी कभी भी आप यूज करोगे वो हमेशा एक ही होगी पूरे वेब पेज में, ठीक है। नहीं तो अगर आप कभी यूज कर दोगे तो काफी दिक्कत होगी आपको ढूंढने में। हमेशा ये याद रखना कि आईडी अगर आपने यूज किया है तो वो सेम नेम से नहीं होगी, एक ही आईडी हमेशा एक यूनिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें एक तरीका आपको मैंने बताया क्लास का, कि क्लास को हम डिनोट करते हैं डॉट से, लेकिन अगर हमें आईडी करनी है तो हम करेंगे यहाँ से इसको हैश लगा के, ठीक है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर मैं यहाँ इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ आपको तो यहाँ देखो कंटेनर और ये कंटेनर, ठीक है। पहले अगर मैं कॉम्बिनेटर की बात करूँ, या कॉम्बिनेटर जो वर्ड बना है वो बना है कॉम्बिनेशन से, ठीक है। तो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर अपने आप में ही अपनी डेफिनेशन बताता है कि कॉम्बिनेटर इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर्स। मीन्स इसमें हमारे पास क्या होता है, अगर पुराने वाली मैं सिंपल सेलेक्टर की बात करूं तो इसमें या तो हमारे पास क्लास होगी या आईडी होगी या टैग नेम होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ एक सेलेक्टर होता है। लेकिन कॉम्बिनेटर वाले में जो कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते हैं उसमें हमारे पास दो सेलेक्टर होते हैं, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ सेलेक्टर्स है। तो सबसे पहले जानते हैं कि कॉम्बिनेटर सेलेक्टर होते कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेलेक्टर होता है हमारा डिस्कंटेंट सेलेक्टर, ठीक है। मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा कैसे कैसे ये काम करते हैं, कैसे कैसे इनका सिंटेक्स होता है, ठीक है। दूसरा होता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर। उसके बाद हमारा आता है तीसरा एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंटरव्यू में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, जिसको हम लोग टिडला भी बोलते हैं। इस साइन को हम लोग एस्केप के नीचे मिल जाएगा आपको कीबोर्ड में, अगर आपको देखना हो तो एस्केप बटन के जस्ट नीचे टिडला साइन वाला साइन जो होता है वो हमारा जनरल सिबलिंग सेलेक्टर के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग ट्राई करते हैं इनको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं कि कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपने सीधे कोडिंग पे आ जाते हैं। ये हमारे पहली वीडियो का जो डेटा था जो हमने बनाया था वो आपको यहाँ दिख रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डिस्कंटेंट सेलेक्टर की, ठीक है। तो अभी के लिए मुझे ये सब नहीं चाहिए कुछ भी, मैं इन सबको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं बस इसी को रखता हूँ और यहाँ मैं दे देता हूँ, अभी मैं कोई क्लास भी नहीं रखता या ना आईडी यहाँ मेरी कोई भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दे देता हूँ कॉम्बिनेटर सेलेक्टर, ठीक है। हेलो दिस इज युवराज एकेडमी, और ये हो जाएगा हमारा एक पैराग्राफ, ठीक। अब मैं क्या करूँगा, मुझे उसका सिंटेक्स क्या होता है, जो अपना डिस्कंटेंट सेलेक्टर होता है, यहाँ पे हायरार्की अगर चेक करोगे आप तो पहले एक डिव आ रहा है, उसके जस्ट बाद हमारा पैराग्राफ आ रहा है, ठीक है। तो डिस्कंटेंट सेलेक्टर को हम स्पेस के साथ यूज़ करते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा, मैं सीधे डिव लूँगा और उसके बाद सीधे पी लिख दूँगा। क्या किया मैंने डिव लिया और उसके साथ में पी टैग लिख लिया। क्यों? क्योंकि पहले मेरा डिव आ रहा है, उसके जस्ट अंदर पी टैग आ रहा है, ठीक है। उसका चाइल्ड पी है। अब मैं अगर यहाँ पर पहले मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो अभी मेरा हेलो दिस इज युवराज एकेडमी ऐसे लिखा हुआ आ रहा है। थोड़ा सा इसको ब्यूटीफुल कर लेते हैं, बॉडी बैकग्राउंड कलर इवन, ठीक है। और साथ में बॉडी को थोड़ा सा पैडिंग भी दे देते हैं, थोड़ा सा सही दिखेगी अभी के लिए। पैडिंग 20 पिक्सल, ठीक है, 20 पिक्सल हो गया। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये हेलो जो एकेडमी है, जो हेलो दिस इज़ युवराज एकेडमी लिखा हुआ है, उसका कलर रेड हो जाए। सीधे मैं क्या करूँगा, डिव और उसके साथ में पी यूज़ किया और यहाँ मैं दे दूँगा अंदर कलर रेड, ठीक है। ये हमारा यहाँ कलर रेड हो गया इसका, ठीक है। थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं यहाँ से भी, ठीक है, और यहाँ पे भी इसको जूम इन कर लेते हैं, ठीक है। ये मेरा रेड कलर हो गया जो कि हमारा डिस्कंटेंट सेलेक्टर है, ठीक है। इसको मैं साथ में लिख दूँगा, इसके मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ डिस्कंटेंट सेलेक्टर, ठीक है। पहला पार्ट हो गया हमारा। और दूसरा जो सेलेक्टर आता है हमारा वो आता है हमारा चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर, अब चाइल्ड सेलेक्टर क्या करता है कि
एक चीज़ और मैं थोड़ा आपको बताना चाहूँगा कि अभी जैसे मान लीजिए मैंने डिव के अंदर पी रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक और डिव बना देता हूँ, ठीक है, और उसके अंदर मैं फिर एक पी टैग बनाता हूँ, ठीक है, और दिस इज़ युवराज एकेडमी, और मैं इसको लिख देता हूँ 2, ठीक है। अब मैं जब इसको सेव करूँगा तो इसमें मैंने क्या कलर लगाया हुआ है, रेड कलर लगाया हुआ है, और एक डिव के अंदर जितने भी पी टैग होंगे वो सब में अप्लाई हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ तो देख रहे हो दोनों में अप्लाई हो गया, 1 में भी और 2 में भी। तो सिंपल सेलेक्टर क्या करता है, जितने भी अंदर इसको पी टैग मिलेंगे उन सब में वो कलर देता चला जाएगा। एक और मैं रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये मेरा 3 हो गया। मैं थोड़ा सा ज़्यादा एलेबरेट करके बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। मेरा मोटिव ये है कि आप लोगों को कोई चीज़ डाउट ना रहे, आपके पास कोई मतलब जो भी आपका कोई भी छोटा सा भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, ठीक है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आगे अच्छे अच्छे और टॉपिक्स लाता रहूँ, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि ये है हमारा डिव, उसके जस्ट बाद ये हमारे चाइल्ड हैं, ठीक है, उसके बाद ये डिव इसका चाइल्ड हो गया और इसके अंदर पैराग्राफ ये चाइल्ड हो गए। अब मैं इसको अगर सेव करूँगा और मैंने यहाँ पर सिंपल सेलेक्टर का यूज़ किया हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो सब में ये कलर अप्लाई हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि मैंने ये लगा रखा है कि डिव के अंदर जितने भी पी टैग मिलेंगे सब में एक कलर अप्लाई कर दे। अब मैं अपने नेक्स्ट सिलेक्टर की तरफ चलता हूँ जिसका नाम है चाइल्ड सिलेक्टर, ठीक है। उसकी वर्किंग समझते हैं वो कैसे काम करता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं चाइल्ड सिलेक्टर का जो सिंटैक्स होता है वो होता है ये वाला सिलेक्ट, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ये क्या करता है कि जैसे अब मान लीजिए मैं एक चीज़ और आपको करके दिखाता हूँ कि इस डिव के अंदर मेरे जितने भी पी टैग होंगे उन सब पे ये, अगर मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करूँ तो उन सब पे उसने एक कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब मैं इसके अंदर एक सेक्शन बनाता हूँ, सेक्शन मैंने बनाया, इसके अंदर मैं पी टैग लगाता हूँ एक, और इसमें डाल दिया मैंने, ये मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया चाइल्ड 4, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर चेक करता हूँ तो इस पर भी ये कलर अप्लाई कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने लगा रखा है कि जितने भी डिव टैग, जो भी डिव टैग है मेरा, उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ होंगे उन सब के अंदर ये कलर अप्लाई हो जाए, ठीक है। अब मैं अगर चाइल्ड सिलेक्टर की बात करता हूँ तो चाइल्ड सिलेक्टर का जो हमारे पास सिंटैक्स होता है वो होता है ग्रेटर देन का, ठीक है। अब इसमें क्या है कि डिव के अंदर जितने भी चाइल्ड हैं पी वाले, जो इसके इमीडिएट चाइल्ड हैं, जो सीधा इसको बिलोंग करते हैं, बिलोंग तो ये भी करता है लेकिन इसके बीच में सेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो जितने भी चाइल्ड वाले हैं इन सब पे कलर अप्लाई हो जाएगा। अब चेक करते हैं कैसे, ये देखो। अब इसने क्या किया, इसने ये किया कि जितने भी डिव के अंदर इमीडिएट चाइल्ड थे उन सब के ऊपर ये कलर लगा दिया और इसको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि एक हायरार्की के बीच में ये सेक्शन आ गया, ठीक है। समझ में आया? चाइल्ड सेक्टर क्या होता है, वो इमीडिएट चाइल्ड को पकड़ता है। मीन्स इमीडिएट चाइल्ड ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये वाला नहीं है, ठीक है। चाइल्ड सेलेक्टर हो गया हमारा। अब जो हमारा तीसरा सिलेक्टर है वो था हमारा एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर। अब ये क्या काम करता है, अब देखो, जैसे मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ ये, ठीक है। एक पैराग्राफ छोड़ देते हैं बस यहाँ पे, ठीक है। ये चाइल्ड 1 हमारा सिलेक्टर हो गया। अब यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं पी टैग, समझ लिया, बना लिया हमने, और यहाँ पे हम डाल देते हैं सिबलिंग 1 और सिबलिंग 1 हो गया मेरा। ये सिबलिंग का मतलब आप समझते हो, जो भाई बहन होते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सिबलिंग 2, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे सिर्फ इसको कलर देना है, सिर्फ इसको, ठीक है। तो एडजेसेंट सिबलिंग सिलेक्टर क्या करेगा, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ADJ सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। अब इसका क्या सिंटैक्स होता है, इसका सिंटैक्स होता है प्लस। देखो बस छोटी सी चीज़ चेंज होती है, उसकी वर्किंग ड्रास्टिक चेंज हो जाता है, उसमें बहुत जो वर्किंग है पूरी बदल जाती है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या कर रखा था, मैंने बस ये लगा रखा था जो इसको कलर देगा। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ इसको कलर जाए, पहले वाले को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, प्लस का साइन,
अब यहाँ पे सिबलिंग 1 हमारा कलर हो जाना चाहिए। मैं इसको जाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो देखो सिबलिंग 1 पे मेरा कलर आ गया यहाँ, समझ रहे हो आप, सिबलिंग 1 पे मेरा कलर आ गया। और अगर आप चाहो कि जितने भी सिबलिंग हैं जितने भी पी सिबलिंग हैं उन सब पे कलर हो जाए, मान लीजिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ, थोड़े सिबलिंग में बढ़ा देता हूँ यहाँ पर, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बाकी मैं मिटा देता हूँ, ज़्यादा चाहिए नहीं, ठीक है। 5 तक चले गए हम लोग। रिफ्रेश करता हूँ तो 5 सिबलिंग मेरे बन गए, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इन 5 पे कलर चला जाए, जो सिबलिंग हैं इसके, जो इमीडिएट, जो भी इसके आसपास के जितने भी सिबलिंग हैं उनके बच्चे नहीं, सिर्फ सिबलिंग, ठीक है। तो बात करें उसकी तो वो कैसे करेंगे, वो होगा हमारा टिडला। इसको बोलते क्या हैं हम लोग, इसको बोलते हैं टिडला, ठीक है, टिडला साइन। अब मैं अगर रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो इन सब पे उन्होंने रेड कलर को अप्लाई कर दिया। ये हमारा होता है जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, इसको बोलते हैं हम लोग जनरल सिबलिंग सेलेक्टर, ठीक है। अब इस एक चीज़ और आती है, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर एक डिव टैग बनाता हूँ और उसके अंदर पी टैग डालता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके सोचना क्या ये चल पाएगा। सिबलिंग चाइल्ड दे देते हैं यहाँ पे, सिबलिंग चाइल्ड, एक बार पॉज करके सोचना कि इस पर कलर अप्लाई होगा या नहीं होगा। चलिए रिफ्रेश करके चेक करते हैं। सिबलिंग चाइल्ड पे कलर अप्लाई नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि जो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर होता है वो अपने सिबलिंग को ही कलर देगा, सिबलिंग का जो चाइल्ड होगा उसको कलर नहीं देगा वो, ठीक है। दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये 4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, 4 सेलेक्टर जो मैंने आपको बताए हैं कि इनकी वर्किंग क्या होती है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, या कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको समझ ना आ रहा हो मैं उसके ऊपर एक आपको वीडियो बना के दे दूंगा। सूडो क्लास सेलेक्टर होते क्या हैं, बेसिकली ये क्या करते हैं, ये किसी भी एलिमेंट की स्पेशल स्टेट को डिफाइन करते हैं। वो थोड़ा सा मैं आपको प्रैक्टिकली जाके समझाना चाहूँगा कैसे होता है। पहले एक बार देख लेते हैं कि ये सूडो क्लास सेलेक्टर जो होते हैं वो होते कौन कौन से हैं। हालांकि हैं तो बहुत सारे, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दूंगा जो हमारी डेली लाइफ, जो डेवलपर की डेली लाइफ में आते रहते हैं, कि इसका यूज़ किसी भी वेबसाइट में नॉर्मल रूप में होता ही रहता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सूडो क्लास सेलेक्टर होता है वो होता है होवर, ठीक है। होवर के बाद हमारे पास है फोकस। फोकस के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, इसका प्रॉपर मैंने एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, लेकिन आज के टॉपिक में ये कवर हो रहा है तो इसको मैं आज फिर से रिवाइज करूंगा, ठीक है। जिस किसी को भी अगर वो वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है हमारा फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। फर्स्ट चाइल्ड एक होता है लास्ट चाइल्ड, ठीक है। इसको मैं सारे आपको एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा nth चाइल्ड होता है, और सो ऑन। काफ़ी सारे सिलेक्टर्स हैं जो आप वेबसाइट्स पे जाकर, काफ़ी सारी वेबसाइट हैं जहाँ पे आपको इनका जो और भी डिस्क्रिप्शन है वो सब मिल जाएगा। लेकिन मेरा जो मेन मोटिव था ये था कि जो डेली लाइफ में एक डेवलपर के जो रोड में जो आते हैं उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ कवर कर पाऊँ, इसलिए मैंने इनको ही टॉपिक को चुना। तो मेरे पास ये एक मैंने छोटा सा यहाँ बना के रखा हुआ है, ठीक है। अगर आप देखो तो यहाँ पे मैंने होवर दिया हुआ है, होवर मी टू चेंज कलर इन रेड, ठीक है। फोकस टू चेंज, ये स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी सी, उसके लिए सॉरी, ठीक है। होवर मी टू चेंज इन रेड हो। अभी ये देख रहे हो ये पूरे बैकग्राउंड जो अपना ये कंटेनर है इसका येलो कलर का बैकग्राउंड, लेकिन होवर करते ही वो व्हाइट हो जा रहा है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा कैसे काम करता है। फोकस, ये देख लो जैसे मैंने इस इनपुट टेक्स्ट पे क्लिक किया तो इसका कलर जो है वो चेंज हो गया है। जैसे मेरे पास यहाँ LI है काफ़ी सारे, ठीक है। सॉरी, ये मेरे पास यहाँ लिस्टिंग एलिमेंट्स है। मैं चाहता हूँ कि इनका फर्स्ट चाइल्ड कलर हो, या सारे इवन वाले कलर जो आपके लिस्ट आइटम्स है वो कवर हों, या जो ऑड वाले हैं वो कलर हों। तो ये कैसे करते हैं उस चीज़ को मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं होवर की। तो अभी के लिए मुझे ये वाला कोड नहीं चाहिए तो मैं सारा उड़ा देता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं यहाँ क्या बनाता हूँ, मैं बनाता हूँ यहाँ पर कंटेनर, एक मैं डिव बनाता हूँ, ठीक है। डिव मैंने बनाया और इसकी मैं क्लास दे देता हूँ कंटेनर। क्लास मैंने कंटेनर दे दी इसमें। मुझे अभी के लिए ये कुछ नहीं चाहिए, मैं सब हटा देता हूँ। बस मैंने एक यूनिवर्सल सेलेक्टर रखा हुआ है, मार्जिन पैडिंग दोनों 0 है, ठीक। अब कंटेनर में मैं क्या चाहता हूँ, कंटेनर को मैंने यहाँ पर दे दिया बैकग्राउंड कलर। सपोज कीजिए मैंने दे दिया इसको इवन, ठीक है। थोड़ा सा ग्रेइश होता है
ठीक है, और मैंने इसकी विड्थ को भी सेट कर दिया यहाँ पर 700 पिक्सल। इसके बाद मैंने इसको बॉर्डर भी दे दिया, बॉर्डर 4 पिक्सल डैश्ड ब्लू। इसके बाद मैं इसमें और क्या दे सकता हूँ, मैं इसमें थोड़ी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 30 पिक्सल। ठीक है, इसमें अब आगे चलते हैं। तो मुझे सबसे पहले क्या बनाना है, मुझे बनाना है होवर इफेक्ट, कि होवर कैसे काम करता है। तो मैं यहाँ हेडिंग दे देता हूँ होवर इफेक्ट। ठीक है, और जिस पे मुझे होवर चलाना है वो ये है। मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ जिस पे मुझे होवर चलाना है, तो ये है मेरा, दिस इज युवराज अकेडमी कलर चेंज इन रेड ऑन होवर। ठीक है, तो इस वाले पैराग्राफ का मुझे कलर चेंज करना है होवर पे। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक क्लास बना देता हूँ। मान लीजिए मैं बनाता हूँ यहाँ पर क्लास डमी नाम से या कलर रेड के नाम से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं ये कलर रेड नाम से जो मैंने क्लास बनाई थी उस पे होवर, देख रहे हो, सॉरी, उसके होवर पे ये हमारा सूडो एलिमेंट सूडो सेलेक्टर है। ठीक है, होवर करेंगे और उसका कलर क्या हो जाए, रेड। ठीक है, अब मैं इसको ओपन इन ब्राउज़र करता हूँ तो देखते हैं क्या बनता है। अब देखो, मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और क्लास हमारी कलर रेड हो गई, और होवर को मैं यहाँ साइड कर लेता हूँ। अब मैं इसको होवर करता हूँ तो देख रहे हो यहाँ पर इसका कलर होवर हो गया, ये सॉरी इसका कलर जो हमारा रेड कलर हो गया। ठीक है, तो अपना पहला होवर जो इफेक्ट था वो हमने सीख लिया कैसे करते हैं। थोड़ा सा मैं इसको और बेटर कर लेता हूँ, ये मैं इसको 500 कर देता हूँ, और ये हमारा मार्जिन 0 ऑटो। ठीक है, मार्जिन 0 ऑटो क्या करेगा, दोनों तरफ से लेफ्ट राइट से स्पेस बराबर ले लेगा। स्पेस मैंने कम दिया, सॉरी, यहाँ 500 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देख रहे हो, दिस इज युवराज अकेडमी, जैसे ही मैं इस पर होवर कर रहा हूँ तो ये इसका कलर चेंज इन रेड ऑन होवर, ये होवर पे कलर चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा जो टॉपिक मेरा आता है वो आता है हमारा फोकस। तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ बनाता हूँ। ठीक है, और यहाँ लिख देता हूँ फोकस टू चेंज बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब मुझे किसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। मान लीजिए मेरे पास एक इनपुट है, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या करना है, मैं बाय डिफॉल्ट इसकी मान लीजिए क्लास देता हूँ एक टाइप टेक्स्ट। ठीक है, टाइप टेक्स्ट मैंने क्लास दे दी यहाँ पर, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या क्या चाहिए वो भी मैं बताता हूँ आपको। बाय डिफ़ॉल्ट मुझे चाहिए बैकग्राउंड कलर, मुझे चाहिए उसका मान लीजिए रेड। ठीक है, हाइट मुझे चाहिए उसकी 40 पिक्सल, बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं उसमें, बॉर्डर रेडियस हमारा हो गया 10 पिक्सल। ठीक है, और क्या दे सकते हैं इसमें, अभी के लिए इतना ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको जाके चेक करता हूँ तो मेरे पास ये आ गया। अभी देख रहे हो मैं इस पर जब क्लिक कर रहा हूँ तो इसका कलर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो हमें प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो ये करनी है कि जब भी हम इस बॉक्स पे क्लिक करें, देखो थोड़ा मैं जूम करता हूँ, जब भी मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे इसके अंदर का कलर जो है वो चाहिए ब्लू कर लेते हैं या येलो कर लेते हैं। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे हम लोग, हम ये क्लास उठाएंगे, यहाँ डालेंगे और सीधे लिखेंगे फोकस। ठीक है, फोकस, और बैकग्राउंड कलर मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इसका ब्लू। ठीक है, और थोड़ी सी इसकी विड्थ भी बढ़ा देते हैं, विड्थ हम मान लीजिए ले लेते हैं इसकी 100%। ठीक है, अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ, ये काम करने लगा। ठीक है, तो ये हमारा जो फोकस होता है वो इस तरीके से काम करता है। तो हमारे पास जो सूडो सेलेक्टर हैं वो एक तो होवर हो गया हमारा, एक फोकस हो गया, ये फोकस टू चेंज बैकग्राउंड कलर। थोड़ा इसके बीच में मैं ब्रेक टैग भी लगा देता हूँ ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए, 2 टैग लगा देते हैं, एक ब्रेक यहाँ लगाया और एक ब्रेक और लगा दिया। ठीक है, ये फोकस टू चेंज इन बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अगला हमारा क्या आता है, अगला आता है हमारा फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। मान लीजिए अब क्या मैं करना चाहता हूँ मेरे पास यूएल और अनऑर्डर लिस्ट है जिसके अंदर काफ़ी सारे मेरे लिस्ट एलिमेंट्स हैं। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट चाइल्ड, इनको मैं कॉपी करता हूँ,
ये हो गया हमारा फर्स्ट, हो गया मेरा ये मेरा हो गया सेकंड चाइल्ड, ये हो गया मेरा थर्ड चाइल्ड, ये हो गया मेरा फोर्थ चाइल्ड, ये हो गया मेरा फिफ्थ चाइल्ड। इतना बहुत है, एक और ले लेते हैं चलिए। ये हो गया मेरा सिक्स्थ चाइल्ड। ठीक है, अब इसमें मुझे क्या चाहिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट चाइल्ड को कलर देना है। मीन्स फर्स्ट चाइल्ड को मुझे ब्लू कलर करना है। सपोज करो अभी मुझे ऐसा दिख रहा है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक और लगा देता हूँ, 2 ब्रेक उठा लेते हैं यहाँ से। ये मैंने किया रिफ्रेश। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, फर्स्ट को मुझे कलर करना है किसमें, मान लीजिए मुझे ब्लू कलर देना है और उसको थोड़ा बोल्ड करना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ से स्टाइलिंग में जाऊँगा, सबसे पहले UL, फिर उसका LI, फिर कॉलन। ये सिंटैक्स होता है दोस्तों, ठीक है, सूडो सेलेक्टर का कॉलन, और मैं लिख दूंगा यहाँ पे फर्स्ट चाइल्ड। तो इसने क्या किया, ये UL पे जाएगा, फिर LI पे जाएगा, LI का फर्स्ट चाइल्ड खोजेगा ये। ठीक है, सर्च करेगा फर्स्ट चाइल्ड कौन सा है, उसको हमें क्या करना है, कलर हमें देना है, मान लीजिए ब्लू या रेड दे देते हैं। ठीक है, रेड देना है और उसको करना है फॉन्ट वेट बोल्ड। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, देख रहे हो इसने सिर्फ फर्स्ट वाले को कलर दे दिया और उसको बोल्ड भी कर दिया। आपको डिफरेंस दिख रहा है, देख रहे हो, ये फर्स्ट हो गया मेरा और ये हो गया मेरा सेकंड। अब ऐसे ही अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे लास्ट चाइल्ड को पकड़ना है, तो मैं लास्ट चाइल्ड को पकड़ लेता हूँ। देख रहे हो, इसने लास्ट वाले को कर दिया। आपने कभी कभी देखा होगा कि हमारे जो कभी कभी लिस्ट आइटम्स होते हैं उसमें बैकग्राउंड कलर भी चेंज होता है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए मुझे चाहिए कि मैं हर जो ऑड है, ऑड चाइल्ड बोले तो जो 2 से भाग नहीं होते सॉरी, उनका कलर मैं रेड कर दूं और उनको बोल्ड कर दूं। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर करेंगे nth चाइल्ड और यहाँ पर लिख देंगे मान लीजिए ऑड। ठीक है, अब मैंने क्या किया, nth चाइल्ड को देखेगा, सारे चाइल्ड को देखेगा और फिर उसके बाद देखेगा ऑड कौन कौन से हैं। जाएंगे, ये देखिए फर्स्ट हमारा ऑड है, सेकंड हमारा इवन है, थर्ड हमारा ऑड है, फोर्थ हमारा इवन है, फिफ्थ हमारा ऑड है। ये सही काम कर रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पर इवन भी कर सकता हूँ, इवन जाते हैं, रिफ्रेश मारता हूँ तो हमारे इवन वाले यहाँ पे हो गए। ठीक है, सीखते हैं कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर के अंदर जो एट्रीब्यूट है एक्चुअल में वो है क्या। ठीक है, तो एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मेरे पास यहाँ सामने 2 मैंने टैग लिए हुए हैं, एक मेरा इमेज टैग है और एक है मेरा एंकर टैग। ठीक है, तो इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं, ये मैंने जो हाईलाइट किए हुए हैं, इसमें हाइट हुआ मेरा, एक मेरा ये विड्थ हो गया और ये टारगेट हो गया। ये तीनों मेरे एक एट्रीब्यूट हैं। हालांकि ये href और srcb मेरे एट्रीब्यूट हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इन पे हाईलाइट दे रहा हूँ क्योंकि इनमें हमने वैल्यूज दी हुई हैं। वैल्यू यहाँ भी हैं, लेकिन अभी आप ये समझिए कि हाइट, विड्थ और टारगेट जो हैं वो मेरे एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो अगर मैं आगे की बात करूँ आपसे, तो जो हमारे पास एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स होते हैं वो कुछ इस तरह हैं। जैसे एक मेरा होता है एट्रीब्यूट वैल्यू, एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू, उसके बाद एट्रीब्यूट टाइल्ड का अपना ये जो आपको सिंबल दिख रहा है, ये टाइल्ड वाला सिंबल बोलते हैं इसको, जो आपको एस्केप बटन के जस्ट नीचे मिल जाएगा। ठीक है, उसमें वैल्यू आ जाएगी आपकी, यहाँ पर वैल्यू चेंज होती रहती है। मैं हर किसी को, जितने भी मैं सिलेक्टर आपको बता रहा हूँ यहाँ पर, उन सबको एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझाऊंगा, तो आप टेंशन ना लेना बिल्कुल भी। ठीक है, आराम से समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। थोड़ा वीडियो अगर लंबा भी होता है उसके लिए सॉरी है, लेकिन अगर वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन आपकी नॉलेज भी उसी हिसाब से बढ़ेगी। ठीक है, तीसरा जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है वो है पाइपलाइन को यूज करके बनाते हैं। ठीक है, अगला है जिसमें हम अपर एरो यूज करते हैं, उसके बाद है हमारा डॉलर वाला और लास्ट में आता है हमारा स्टार वाला। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे एट्रीब्यूट इक्वल्स टू वैल्यू वाला। ठीक है, तो सीधे हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं अपने सबलाइम की तरफ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर सबलाइम का कोड मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा पुराना वाले वीडियो का कोड है। ठीक है, तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको मैं अभी के लिए क्या करता हूँ, यहाँ पर हम कर देते हैं नाम चेंज, ये मैं कर देता हूँ एट्रीब्यूट सिलेक्टर, ये 2 बार हो गया। ठीक है, इसको हटा देते हैं और यहाँ से ये सारा मैं डिलीट कर देता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको उठाया और ये मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और मैंने यहाँ से भी ये उठाया
और मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट है उसको मैंने यहाँ पे भी लिस्ट डाउन किए हुए हैं, वो हमारा है ये वाला। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, अगर मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊं तो इसकी डेफिनेशन होती है सिलेक्टर इज यूज टू सिलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक एट्रीब्यूट। मतलब एक इसमें क्या होता है, जो हमारे एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो स्पेसिफिक होनी चाहिए। ठीक है, स्पेसिफिक कैसे, चलिए मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। अब जैसे मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक एंकर टैग लेता हूँ, जैसे मैंने लिया href, उसमें वैल्यू मैंने अभी के लिए डमी रख दी। ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ क्लिक मी। ठीक है, और ये एंकर टैग मैंने बंद कर दिया। यहाँ मैं लिखता हूँ, थोड़ा सा सेंटेंस बना लेते हैं, हेलो दिस इज युवराज अकेडमी, प्लीज क्लिक मी। ठीक है, अगर मैं आपको इसका आउटपुट दिखाऊं और मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ कि अभी ये नहीं, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, नॉर्मल चलते हैं। ओपन इन ब्राउज़र में अगर इसको करता हूँ, थोड़ा इसको कंट्रोल प्रेस कर लेते हैं, देखो क्लिक मी अभी बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है। ठीक है, थोड़ा स्पेस यहाँ दे देते हैं। ठीक है, क्लिक मी हमारा यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो मेरा एट्रीब्यूट है जो मैं इसमें देने वाला हूँ, टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक। अगर किसी को नहीं पता टारगेट ब्लैंक क्या करता है वो भी मैं समझा देता हूँ। टारगेट ब्लैंक ये करता है, अगर आपके पास जो भी कोई लिंक आपने यूज किया हुआ है, अगर मैं उस पर क्लिक करूंगा तो वो नेक्स्ट टैब में उसको खोल देगा। ठीक है, वो नेक्स्ट टैब में खोलेगा, बजाय कि इस टैब में। अगर मैं मान लीजिए यहाँ पर से इसको उड़ा देता हूँ तो क्या होगा, इस पेज को ही रिफ्रेश करके यहाँ हैश लगा देगा वो। ठीक है, मतलब जो नेक्स्ट पेज होगा वो इसी पेज में खुल जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ टारगेट ब्लैंक यूज करता हूँ तो ये आपका पेज खुला रहेगा। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ये आपका पेज खुला रहेगा और इस पर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट टैब में खुल जाएगा। ठीक है, हालांकि मेरा मेन टॉपिक जो है वो है एट्रीब्यूट सिलेक्टर के बारे में बताना आपको। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं सिर्फ क्लिक मी के ऊपर कलर देना चाहता हूँ, तो उसको मैं कैसे दे सकता हूँ। सबसे पहले मैं एंकर टैग लूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं क्या लिखूंगा, टारगेट इक्वल्स टू, या तो आप नॉर्मल भी लिख सकते हैं या डबल कोट्स के अंदर ब्लैंक। ठीक है, और इसके अंदर मैं क्या देना चाहता हूँ, मैं देना चाहता हूँ कलर रेड। मैं इसको जाके रिफ्रेश करता हूँ तो देख रहे हो इसका कलर मेरा रेड हो गया। ठीक है, देखो मैंने इसलिए आपको ये बताया, आप नॉर्मली भी अगर कलर ऐसे देना चाहो तो भी रेड दे सकते हो, लेकिन यहाँ डिफरेंस क्या आएगा। अब जैसे मैंने कलर रेड दे दिया यहाँ पे, अब मेरे पास मान लीजिए दूसरा भी कोई एंकर टैग है जिसमें ब्लैंक है और यहाँ से मैं ब्लैंक हटा देता हूँ ये। ठीक है, अब क्या हो रहा है, जितने मेरे पास दोनों के दोनों जितने भी एंकर टैग हैं, ये मैंने किया, ये दोनों एंकर टैग में क्लिक मी का रेड कलर आ रहा है। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस वाले को मैं ब्लू कलर दूं या ग्रीन कलर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरा वो फंडा काम आएगा जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाया था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर टारगेट इक्वल्स टू ब्लैंक कर दूंगा और कलर इसका दे दूंगा ग्रीन। ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया ये जो स्पेसिफिक एट्रीब्यूट के लिए मुझे अगर कलर देना हो तो कैसे दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा पहला पार्ट डन हो गया जो ये वाला था। ठीक है, अब दूसरे पार्ट पे आते हैं जो है हमारा ये वाला। ठीक है, तो ठीक है, इसका आपको मैं बताता हूँ ये कैसे काम करता है। सपोज करो मेरे पास दो इमेजेस हैं, मैं यहाँ पर इसको हटा देता हूँ। ये है मेरे पास एक इमेज है, इमेज का टैग लगाते हैं, सॉरी IMGSRC, इसकी हाइट दे देते हैं 100 और विड्थ भी दे देते हैं 100। ठीक है, एक टाइटल हम लगा देते हैं इसमें, मान लीजिए टाइटल युवराज। ठीक है, युवराज नाम से हमने टाइटल लगा दिया। ठीक है, और इसकी इमेज भी मैं ले लेता हूँ, ये मेरे पास इमेज पड़ी है, मेरे लोगो की इमेज में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ कि ये क्या दिखा रहा है, ये मेरा यहाँ लोगो दिखा रहा है
तो इसकी हाइट विड्थ भी कम कर देते हैं। मान लीजिए हाइट करते हैं 60 और विड्थ भी कर देते हैं 60। ठीक, तो हाइट विड्थ 60 हो गई और मैंने यहाँ पे टाइटल भी दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या है, मेरे पास मान लीजिए सेम इमेज है लेकिन उसके अंदर मैंने दो चीज डाली हुई हैं। क्या डाली हैं? अकेडमी, यहां मैं आगे कर देता हूं अकेडमी। ठीक है, पहले में युवराज है, ठीक, दूसरे में अकेडमी है और तीसरी भी मैं यहां बना देता हूं जिसमें मैं स्पेस हटा देता हूं। ठीक, अब मुझे क्या करना है कि जिसमें भी अकेडमी आ रहा है, अब ये समझना, या जिसमें युवराज आ रहा है उनमें जिनमें मतलब अपार्ट आ रहा है, मतलब जो किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे इसमें युवराज आ रहा है, इसमें युवराज आ रहा है, इसमें युवराज आ रहा है, तीनों में युवराज आ रहा है। अच्छा, ये दो कॉपी हो गए, एक हटा देते हैं। ठीक है, इसमें युवराज है, इसमें ये मतलब इंडिपेंडेंट युवराज है। इसमें अगर युवराज देखोगे तो स्पेस नहीं है बीच में। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूं कि तो इसको हम लोग किस तरीके से लिखेंगे, जो हमारा सेकंड सेलेक्टर है जिसमें हम लोग ये टाइल्ड वाले सेलेक्टर का यूज करेंगे, उसमें हम लोग कैसे बनाएंगे, उसमें हम लोग करेंगे टाइटल इक्वल्स टू युवराज। ठीक है, और उसमें कर देंगे बॉर्डर 10 पिक्सल सॉलिड ऑरेंज। ठीक है, इसको मैं रिफ्रेश करता हूं। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर क्या है, ये मैंने इसमें बड़ा रख रखा है, y मेरा कैपिटल है, यहाँ मुझे y कैपिटल करना पड़ेगा। देख रहे हो, तो जिसमें भी युवराज मेरा इंडिपेंडेंट आ रहा है उसमें इसने बॉर्डर को फैच कर लिया है। लेकिन यहाँ पे मेरा युवराज कैसा आ रहा है, अकेडमी के साथ में है, तो इसलिए इसने इसको फैच नहीं किया। ठीक है, समझ में आया? इस वाले में क्या है, इस वाले में इंडिपेंडेंट अगर आपको जो टेक्स्ट है, मान लीजिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर देता हूँ और युवराज की जगह मैं कर देता हूँ टेक्स्ट, तो जो टाइटल के अंदर टेक्स्ट इंडिपेंडेंट आ रहा होगा, ये मैटर नहीं करता। अगर वो बाद में भी आए, अकेडमी टेक्स्ट में यहाँ पे भी करता तब भी वो काम करेगा। ठीक है, लेकिन उसका जो मेन वर्किंग है वो उसी पे काम करेगी जिसमें जो हमारा यहाँ पे टेक्स्ट मेंशन होगा वो टाइटल के अंदर इंडिपेंडेंट हो। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तीसरे की अगर मैं बात करूं, जो मेरा तीसरा वाला जो एट्रीब्यूट है वो है ये वाला पाइपलाइन सिंबल वाला। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, ये ऐसे काम करेगा, मुझे बस थोड़ा सा चेंज करना होगा। यहाँ पे मैं यहाँ पर इसको कर देता हूं पाइपलाइन सिंबल। ठीक है, और जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट को मैं आगे ले आता हूं, मैं हाइफन लगा देता हूं यहाँ पे। ठीक है, और दूसरे वाले में भी मैं टेक्स्ट हाइफन लगा दिया और यहां पे मैं कर देता हूं टेक्स्ट। ठीक है, अब क्या है, ये लगभग उसके जैसा ही काम करता है, लेकिन ये हाइफन को एक्सक्लूड कर देता है। मींस अगर मेरा कोई मान लो टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, अब मैं यहां लिख देता हूं युवराज। ठीक है, क्योंकि दो बार टेक्स्ट होता है तो आपको कंफ्यूजन हो जाती। अब देख रहे हो यहाँ पे इनिशियल पे मेरा टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे भी टेक्स्ट आ रहा है, तो यहाँ भी टेक्स्ट रहा है, लेकिन क्या होगा, ये इसको फैच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा एज ए टेक्स्ट यहाँ से इसको रीड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बीच में हाइफन आ गया तो इस हाइफन को एक्सक्लूड कर देगा। और मैं जब इसको चेक करूंगा रिफ्रेश करके, तो देख रहे हो दोनों की वर्किंग सेम है। मैं थोड़ा सा आपको चेंज करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर टेक्स्ट अकेडमी यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ, और इसको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देता हूँ, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। कि थर्ड वाले में बॉर्डर आ जाएगा मेरा, देख रहे हो। तो ये जो सिंबल है पाइपलाइन वाला, वो टेक्स्ट को सर्च करेगा कि टेक्स्ट मेरा पहले नंबर पे आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पर कोई हाइफन है या नहीं है। ठीक है, तीसरा वाला मेरा ये एट्रीब्यूट सिलेक्टर इस तरीके से काम करता है। ठीक, अब चौथे की मैं बात करूं, ये मेरा है अपर एरो सिंबल। ठीक है, तो अपर एरो सिंबल को मुझे बस क्या करना है, मैं यहाँ पर आता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अपर एरो वाले सिंबल में क्या होगा, ये नहीं देखेगा कि टेक्स्ट के बाद हाइफन है या कुछ भी है, ये सिर्फ देखेगा टेक्स्ट है या नहीं है।
टेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करके चेक करता हूँ तो मेरे तीनों में बॉर्डर आ जाना चाहिए, जो कि मेरे तीनों में बॉर्डर आ गया। ठीक है, तो ये वाला कैसे काम करता है? ये वाला ऐसे काम करता है कि अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो टाइल्ड वाला ये जो अपर एरो है वो ये चेक करता है कि जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो इस वाली वैल्यू से स्टार्ट हो रही है या नहीं हो रही है। तो मेरी तीनों स्टार्ट हो रही हैं, ये भी स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है, ये भी स्टार्ट हो रही है। तो ये इसके बेस पे काम करता है। ठीक है, अगर मैं अब अपना जो नेक्स्ट सेलेक्टर है उसकी बात करता हूं तो उसमें मैं ये जो हमारा है ये वाला सिंबल यूज करूंगा जिसका डॉलर सिंबल है। ठीक है, डॉलर सिंबल में हम आते हैं और यहाँ पे डॉलर कर देते हैं। अब ये कैसे काम करता है ये भी मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ये किस बेस पे काम करता है? ये चेक करता है कि जो आपके एट्रीब्यूट की वैल्यू है वो एंड किस पे हो रही है। जैसे मान लीजिए अब मैं इस टेक्स्ट को उठा के यहां डाल देता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने आपके इस टेक्स्ट की वैल्यू को उठा के यहां डाल दिया और हाइफन को हटा दिया, यहां डाल दिया। ठीक, और फिर इसके बाद इस टेक्स्ट को भी उठाया और मैंने यहां डाल दिया और इसके बाद मैंने इस टेक्स्ट को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ये वाला जो सिलेक्टर है हमारा डॉलर सिलेक्टर, इन दोनों पे हमारे बॉर्डर आ जाना चाहिए, क्योंकि इनकी जो यहाँ की वैल्यू है मींस टाइटल के अंदर जो वैल्यू है वो टेक्स्ट पे एंड होनी चाहिए, तब हमारा ये CSS को अप्लाई कर देगा, एल्स में नहीं करेगा। तो मेरे अकॉर्डिंग इन दोनों अप्लाई हो जाना चाहिए। ठीक है, थोड़ा पॉज करके सोचना अप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं। मेरा तो सही काम कर रहा है कि पहले और दूसरे पे मेरा यहाँ बॉर्डर चलने लगा। क्यों? क्योंकि ये लास्ट में जो हमारे पास एट्रीब्यूट की वैल्यू होती है उससे मैच हो रही है या नहीं हो रही है, ये उसको चेक करता है। दोस्तों, अगर कोई भी डाउट हो रहा हो तो प्लीज कमेंट कर देना। ठीक है, और जो भी कोई इस चैनल पे या मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और मैं अच्छा कंटेंट आपके पास लाता रहूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम लोग स्टार से डिनोट करते हैं। ये मैं स्टार उठाया यहाँ पे और ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो दोस्तों, जो स्टार वाला जो होता है अपना, वो क्या करता है वो ये चेक करता है कि मान लीजिए आपने कहीं पे भी ये टेक्स्ट रखा हुआ है, जैसे ये टेक्स्ट मेरा यहाँ भी है। ठीक है, एंडिंग स्टार्टिंग नहीं दिखता, ये युवराज टेक्स्ट अकेडमी मैंने यहाँ डाल दिया। ठीक है, फिर उसके बाद युवराज टेक्स्ट अकेडमी मैंने इसमें भी डाल दिया। ठीक है, और टेक्स्ट अकेडमी मैंने यहाँ भी डाला हुआ है। तो वो ये चेक करेगा कि इन तीनों टाइटल के अंदर अगर टेक्स्ट आ रहा है, देखो इसमें बीच में आ रहा है, इसमें यहाँ पे आ रहा है और इसमें मेरा यहाँ पे आ रहा है, तो ये तीनों पे बॉर्डर अप्लाई कर देना चाहिए। स्टार वाला जो अपना एट्रीब्यूट है जो स्टार कंटेन करता है वो ये चेक करेगा, एक बार समझा रहा हूँ, वो ये चेक करेगा कि जो भी हमारे पास टाइटल है इमेजेस के अंदर, अगर वो ये वैल्यू कंटेन करता है, इन सबको छोड़ के कि वो एंड में है, बीच में है, स्टार्टिंग में है, कहीं भी हो, भैया ये बता दे मुझे कि इसमें कहीं भी हो, तो तीनों पे बॉर्डर अप्लाई कर दे, जो कि इसने बॉर्डर अप्लाई कर दिया।